हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप थंबनेल देख ही चुके हैं, तो हम बात कर रहे हैं ये आपका साइंस, ठीक है। साइंस आपकी टीचिंग मेथड का या कह सकते हैं पेडागोजी से संबंधित सिलेबस है, ठीक है। जो आपका रीड में पहले भी हुआ करता था, अब भी होता है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐड किए गए हैं, तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसा कि फर्स्ट यूनिट यहाँ से आपकी, ये आपकी जैसे मैं दिखा पा रहा हूँ इसे, एक सेकंड। जैसे मान लीजिए ये आपकी यूनिट फर्स्ट है, ठीक है, और ये आपकी यूनिट सेकंड है। तो यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन बनते हैं और 5 ही क्वेश्चन यहाँ से, ये करके टोटल 10 क्वेश्चन हो जाते हैं और 20 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के रहते हैं, ठीक है, जिसमें फिजिक्स और बायोलॉजी और केमिस्ट्री रहती है। अब बात करें जैसे विज्ञान की संरचना एवं प्रकृति, ये आपकी पहले भी थी, अब भी है। प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य एवं उद्देश्य, इसमें ही कनेक्ट कर दिए ये सब टॉपिक। जैसे प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, प्रदूषण व नियंत्रण, जैव विविधता, अनुकूलन, कचरा प्रबंधन, और यहाँ पे कृषि शब्द स्पेशल जुड़ा है, यानी कृषि प्रबंधन, जो कृषि की पद्धतियाँ, यानी किस टाइप से फसल उगाई जाती है, कौन कौन सी पद्धतियाँ होती है वो, और राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें, ठीक है। विज्ञान को समझना पहले भी था टॉपिक में, अब भी है। विज्ञान की शिक्षण की विधियां पहले भी थी, अब भी हैं। बाकी जो सेकंड यूनिट में, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, सेम वही है। जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, गलती से हो गया, ये मूल्यांकन पहले भी था, अब भी है। तो ये टॉपिक जुड़े हैं, बाकी कुछ है नहीं। इनमें से 2 क्वेश्चन बनेंगे, ये निश्चित भी है, ठीक है। नया टॉपिक जुड़ता है तो क्वेश्चन बनेगा उसमें से, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मली जो सिलेबस है। सिलेबस में कुछ है भी नहीं देखा जाए तो। जो सेकंड यूनिट है वो तो सिंपल ही आती है। इसमें से क्वेश्चन जो लक्ष्य और प्रकृति से बनते हैं, थोड़े कह सकते हैं टफ से हो जाते हैं, बाकी तो सब सेम रहते हैं। शिक्षण विधि भी कॉमन ही रहती है, ठीक है। बाकी सब कॉमन रहता है, लेकिन जो क्वेश्चन बनते हैं जो उद्देश्य और प्रकृति में से ही बनते हैं, टफ से टफ क्वेश्चन, ठीक है। बाकी तो सिंपल आते हैं। और क्वेश्चनों को अब हम देख लेते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसा कि ये आपके प्रीवियस में पूछे हुए क्वेश्चन है कुछ, तो देख लेते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित होता है। यानी भावात्मक जो अफेक्टिव डोमेन है, उनमें से संबंधित आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन है? जैसे ज्ञान, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन था अनुप्रयोग, तीसरा था अनुमूल्यन, चौथा था बोधन, ठीक है। तो देखो भावात्मक पक्ष से संबंधित है, ये आपके कृतवालो मसीहा ने दिया था, तो वो आपका अनुमूल्यन हो जाएगा, ठीक है। तो सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन बचते हैं, ये आपके ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित हैं, यानी नॉलेज डोमेन से संबंधित है। जो ब्लूम ने दिया था, तो उसमें ज्ञान आता है, बोध आता है, फिर अनुप्रयोग आता है, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, इस प्रकार होते हैं, ठीक है। तो इसका तो राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक उत्तम परीक्षण की नहीं है, यानी कह सकते हैं एक कह सकते हैं गुड टेस्ट की एक विशेषता नहीं है, वो बताना है। तो देख लेते हैं। विश्वसनीयता बिल्कुल होती है, योजना ये नहीं होगी, और बाकी वस्तुनिष्ठता, ये जो ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं, वो होती है। विविधकारता यानी कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। तो और हमें ये बताना था कि परीक्षण में जो उत्तम परीक्षण होता है उसकी एक विशेषता नहीं है, तो वो प्लानिंग नहीं होगी, ठीक है। तो यानी कह सकते हैं इसका कह सकते हैं बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कि प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का एक उदाहरण है, यानी प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का एक उदाहरण है जिसे हम प्रक्षेपित कर सकते हैं। जैसे बुलेटिन बोर्ड, ये आपकी दृश्य सामग्री में आएगी। ओवरहेड प्रोजेक्टर, यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रक्षेपित सामग्री में ओवर हेड प्रोजेक्टर आता है। और चार्ट आपका दृश्य हो जाएगा, मॉडल भी आपका दृश्य हो जाएगा, तो ठीक है, इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि जो मानसिक निष्कर्ष को महत्व देती है, यानी जो मानसिक यानी मेंटल निष्कर्ष कंक्लूजन को महत्व देती है। व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि या प्रयोगशाला विधि। तो एकमात्र विधि है, वो है मानसिक समस्या समाधान विधि, जो मानसिक निष्कर्षों को कह सकते हैं मानसिक निष्कर्षों को महत्व देती है या इम्पोर्टेंस देती है। तो वो एकमात्र यही, इसमें तर्क भी होते हैं, चिंतन भी होता है, तो कह सकते हैं मानसिक निष्कर्षों पर पहुंचती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, जैसा कि देख पा रहे हो आप, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है, यानी वैज्ञानिक नियम आएगा, वैज्ञानिक अभिवृत्ति आएगी, परिकल्पना आएगी, या परिकल्पना बनाना हाइपोथेसिस बोलते हैं, ठीक है, प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर होगा वो, ये कह रहा है वैज्ञानिक
इस इंग्लिश को देखो, प्रोडक्ट ऑफ साइंस, यानी ये कह रहा है विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत में आएगी, तो वो आपका वैज्ञानिक नियम आएगा। तो ई नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नवाचारी शिक्षण विधि में शिक्षण के उद्देश्यों के सभी घटकों का समावेश होता है, यानी ऐसी कौन सी विधि है जिसमें शिक्षण के सभी घटकों का समावेश होता है। तो ऐसी कोई विधि है नहीं, क्योंकि हर विधि की अपनी एक विशेषता होती है और उसमें कमी भी पाई जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी उद्देश्य उसके अंदर प्राप्त हो सकते हैं, कुछ कमियां भी रह जाती हैं। तो हम कह सकते हैं नवाचारी ऐसी कोई विधि नहीं है जिसमें सभी घटक समाहित हो या सभी उद्देश्यों को प्राप्त करती हो। तो इसके कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है, ये क्वेश्चन किया गया था डिलीट है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाई के निदान के उपरांत किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे आपने कोई कठिनाई हुई, उसका निदान का मतलब यहाँ पे ये आपने कमजोरी को पता कर लिया, तो उसके बाद आप क्या करोगे। अगर आपने कमजोरी को ढूंढ लिया है तो अब उसके बाद क्या करोगे, तो उसके बाद आप सूक्ष्म शिक्षण करोगे, दल शिक्षण करोगे, या निदानात्मक शिक्षण करोगे, या उपचारात्मक शिक्षण। तो हम कहेंगे अब उसका उपचारात्मक शिक्षण करना जरूरी है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कि एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है, यह कहलाता है प्रशिक्षण, इसे ट्रेनिंग बोलते हैं, मूल्यांकन इवोल्यूशन, और निदान डायग्नोसिस प्रयोग एक्सपेरिमेंट्स। तो हम कह सकते हैं मूल्यांकन एकमात्र है जो हम ये बता सकते हैं किस सीमा तक इसने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है, तभी सीसी लागू किया जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि परिभाषित करना क्रिया सूचक शब्द किस व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित है, यानी आपने कोई परिभाषा बताई तो वो किस पक्ष में आएगी, भावात्मक में, मनोक्रियात्मक में, संज्ञानात्मक, या भावात्मक एवं मनोक्रियात्मक में। आपने अगर ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ी है तो उस ब्लूम की टैक्सोनॉमी में भी दे रखे है, और अगर आप पाठ्य योजना बनाते हो तो उसमें शुरुआत में ही आपके सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य के बाद जो पाठ्य योजना में ज्ञान, अवबोध, कौशल, अभिवृत्ति इस टाइप के रखते हैं, तो वहाँ पे भी ये टॉपिक है, यानी ज्ञानात्मक पक्ष से ये संबंधित होती है। ठीक है, और कह सकते हैं ये ज्ञानात्मक होता है, तो ये ब्लूम से संबंधित है। अब ज्ञानात्मक की बात करो तो जैसे परिभाषित करना, ठीक है, और किसी की परिभाषा बताना भी इसी में आ जाएगा, किसी फॉर्मूले को बताना इसी में आ जाएगा। ठीक है, किसी का प्रत्यय स्मरण कर रहा है इसी में आ जाएगा। ठीक है, प्रत्यय विज्ञान भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वो आपके संज्ञानात्मक से संबंधित होते हैं। और अगर यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, हाँ भावात्मक में नहीं, गलत बता दिया, ज्ञानात्मक में एक टॉपिक आता है, अब इसी में सेकंड अवबोध, यानी ज्ञान के बाद आता है अवबोध। तो यहाँ से अच्छे स्तर के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे तुलना करना, ठीक है, वर्गीकरण करना, अंतर बताना, व्याख्या देना। ठीक है, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी बने हैं अच्छे स्तर के। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के निम्नलिखित पद में कौन सा पद निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित होता है। जो शिक्षण पद से, प्रस्तावना पद से, परीक्षण पद से, अभ्यास पद से। तो पढ़ाने वाली चीज़ है तो वो आपके शिक्षण पद से संबंधित होगी। अगर प्रस्तुतिकरण से संबंधित होगी तो वो प्रस्तावना में जाएगी। किसी का अगर आपको मूल्यांकन करना है तो वो आपके परीक्षण पद में जाएगी, और किसी चीज़ का अभ्यास करना तो वो तो अभ्यास में ही जाएगी। ठीक है, और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा 123 नंबर दिखाई दे रहा है आपको, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी क्रिया कार्य सूचक की क्रिया है, यानी जिसमें कार्य हो रहा है, यानी एक्शन वर्ब कौन सा है इसमें से, ऐसा चूज करना है आपको। तो देखना, ये देखने में तो आपकी कोई क्रिया नहीं होती है। रेखांकित करना, इसमें आप क्रिया कर सकते हो, तो इसका ये भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है सुनना, और एक है जानना। तो इन दोनों से तो नहीं कर सकते, लेकिन सुनना में भी आप कह सकते हो क्रिया हो रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर बी भी होगा और आपका सी भी होगा। तो इसके दो ऑप्शन राइट आए, बी और सी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक स्टेटमेंट दे रखा है 124 नंबर, बताना ये किसका है कि हमारे ज्ञान की अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को वह विज्ञान कहते हैं। यानी हमारी अस्त व्यस्त विभिन्नता की एक तर्कपूर्ण विचार को हम ऐसे विज्ञान कहते हैं। तो उपयुक्त परिभाषा किसकी थी ये, एक सेकंड।
तो ये आपकी परिभाषा थी, ये आपकी अल्बर्ट आइंस्टीन की थी, ठीक है। तो इसे फैक्ट के तौर पे याद रख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ये कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि कौन सी बाल केंद्रित शिक्षण विधि है, यानी इसमें से आपको चूज करनी है कि बाल केंद्रित विधि कौन सी है। जैसे प्रोजेक्ट विधि, तो ये बाल केंद्रित विधि होती है। समस्या समाधान विधि, ये भी आपकी बाल केंद्रित विधि है। प्रयोगशाला विधि भी आपकी यहाँ बाल केंद्रित है। तो यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो डी नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था, यानी कह सकते हैं जो भी टैक्सोनॉमी ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्ट्स किसने वर्गीकरण किया था इसका। तो रॉबर्ट मिलर, N.E. ग्राउंडलैंड और V.S. ब्लूम और हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर होगा V.S. ब्लूम ने ही वर्गीकरण किया था और इसको 3 भागों में बांटा था, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ठीक है। अगला क्वेश्चन बना है कि शाकीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक कौन थे। शाकीय के जो B.F. स्किनर थे, नॉर्मन एम क्राउडर थे, थॉमस एन गिलबर्ट थे या थॉर्नडाइक थे। तो हम जानते हैं रेखीय के तो स्किनर ही थे, लेकिन शाकीय के कौन थे, नॉर्मन ए क्राउडर। तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ सेगामी है, यानी जो आपकी जो करिकुलम है उसे जोड़कर पढ़ाया जाता है, यानी कि कच्चा कच्चे को, ठीक है। तो कह सकते हैं ये आपका श्यामपट्ट होगा, विज्ञान मेला होगा, पाठ्यपुस्तक हो गया, दृश्य श्रव्य सामग्री होगी। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विज्ञान मेले। अब हम कह सकते हैं विज्ञान मेले को साइंस फेयर्स, ठीक है। और एक साइंस फेयर्स होता है और एक होता है साइंस क्लब, वो भी आपका पाठ सेगामी होता है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 129 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है, यानी जिसे हम सुन सकते हैं। जैसे OHP, ये आपका दृश्य में जाएगा। चित्र विस्तारक यंत्र, एफिडाइस्कोप, ये भी आपका दृश्य में जाएगा। ग्रामोफोन है वो आपका श्रव्य में आएगा। मायादीप है जिसे बोलते हैं मैजिकल लैंटर्न, तो ये भी दृश्य में जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। जैसे आपको दे रखा है ये मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, केवल प्रश्न पत्र तैयार करना, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि जानना एवं सुधार कर लाना, और अनुशासन बनाए रखना, और केवल परीक्षा लेना। तो इसमें से हमें जो मुख्य उद्देश्य दिखाई दे रहा है, जो पॉजिटिव है बिल्कुल, और अकॉर्डिंग टू जो भी बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग है, यानी अधिगमकर्ता का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट से ही होता है। तो अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना और उसमें सुधार करना, ठीक है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उपचारात्मक शिक्षण किसका अंतिम चरण होता है, यानी ये कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण है वो किसका अंतिम चरण है, यानी कोई एक स्टेप खत्म होता है उसके बाद जो फिर दूसरा स्टेप स्टार्ट होगा, यानी कहने का मतलब वो उपचारात्मक शिक्षण में आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि निदानात्मक परीक्षण आपने कर लिया, अगर निदानात्मक कर लिया तो इसके बाद क्या स्टार्ट होगा, उपचारात्मक। तो यही पूछा था कि उपचारात्मक शिक्षण किसका अंतिम चरण है, तो वो निदानात्मक शिक्षण का अंतिम चरण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे हम देखते हैं जो राजस्थान में जैसा कि आप देख पा रहे हो, अगला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि विज्ञान नैसर्गिक वातावरण एवं हमारे अपने शरीर में घटित घटना एवं वृत्तांत का अनुसंधान एवं व्याख्या है। तो उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी, तो ये आपकी अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी, W.C. डैम्पियर ने दी, या जैकोबस ने दी, जैकोबसन बोलते हैं इसे, और B.S. ब्लूम ने दी। तो इसकी परिभाषा सी नंबर ऑप्शन जैकोबसन ने दी थी, ठीक है। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। देखो ये फैक्चुअल के तौर पे याद रखना, ये ऐसा बार तो नहीं बन रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पहले ही बन चुके हैं कि विज्ञान शिक्षण में सुधार के लिए इंडियन पार्लियामेंट्री एवं साइंटिफिक कमेटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये फैक्चुअल के तौर पे याद रखना, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान तकनीकी युग में निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विज्ञान शिक्षण के लिए उपयोग की जाती है। जैसे योजनाबद्ध अनुदेशन, ठीक है, एक सेकंड, जैसे कि मैंने ऑप्शन बताया था योजनाबद्ध अनुदेशन, और नेक्स्ट है दल शिक्षण और कंप्यूटर सहायक शिक्षण, या ये सभी, यानी इनमें से सभी। तो देखो इसमें ये कह रहा है तकनीकी युग में, और वो भी बात कर रहा है विज्ञान शिक्षण की प्रविधि में, तो हम कह सकते हैं इसे बोलते हैं CAI, यानी कंप्यूटर सहायतित शिक्षण, यानी ये है, आप देख पाओ तो कंप्यूटर असिस्टेड टीचिंग,
या असिस्टेड टीचिंग बोल देते हैं, तो ये आपका कंप्यूटर सहायता शिक्षण से संबंधित होती है, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद गत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो आपको बताना है कि जो आपका गत्यात्मक मतलब साइकोमोटर ऑब्जेक्ट से संबंधित है, तो बताना है। देखो व्यवस्थापन ये आपका भावात्मक पक्ष से आता है। जैसे आप ठीक है, अगला देख लेते हैं। प्रत्यक्षीकरण ये परसेप्शन होता है, तो इस ऑप्शन को छोड़ के अगले पे चलते हैं। अनुकूलन जिसे वैल्यूइंग बोलते हैं, तो ये भी आपका भावात्मक से संबंधित है। विश्लेषण ये आपके ज्ञानात्मक से संबंधित है। तो बाकी बचा कौन? प्रत्यक्षीकरण, तो ये आपका किससे संबंधित है? क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। यही पूछा था कि क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है, तो वो आपका प्रत्यक्षीकरण होगा। ठीक है, और ठीक है ये हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था, क्यों किया गया था? ये कह रहा है प्रदत्त शैक्षिक उद्देश्यों या प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो ये सभी ने किया है, यानी पीएस ब्लूम ने भी किया, कृतवाल ने किया, रॉबर्ट मेयर ने भी किया, गायनी ने भी किया है। ठीक है, तो इस वजह से डिलीट किया गया था। वैसे देखा जाए शैक्षिक उद्देश्यों की हम जब वर्गीकरण की बात करें तो बीएस ब्लूम ही आता है ऊपर, लेकिन हर स्टेप अपने अपने अलग अलग दे रखे हैं। यानी हो सकता है ऐसे एक क्वेश्चन बनता है कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया, समझ रहे हो ना? उद्देश्य का वर्गीकरण अगर ये और कोई ऑप्शन नहीं आता तो ब्लूम आता अकेला तो हो जाता, लेकिन ब्लूम के साथ सभी दे रखे हैं। कृतवाल ने किसकी की? भावात्मक पक्ष की। ब्लूम ने किसकी की थी? ज्ञानात्मक पक्ष की। गोयने और मेयर्ड इन दोनों ने आरसीएम के द्वारा कह सकते हैं, आरसीएम के द्वारा जो आरसीईएम बोलते हैं, जो मिलर प्रोग्राम है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी जो कह सकते हैं क्रियात्मक या साइकोमोटर की वर्गीकरण खुद के आधार पर ही बांटे इन्होंने, जैसे रॉबर्ट मेयर और गायनी ने। तो इस वजह से ये कह सकते हैं ये क्वेश्चन डिलीट किया गया। ठीक है, तो बाकी तो अब आप जानते ही हैं बीएस ब्लूम के और कृतवाल के और वो सिम्पसन के, ये बता ही दिया साइकोमोटर। यानी साइकोमोटर जो क्वेश्चन था पिछला वाला, ये साइकोमोटर से ही संबंधित था, ये वाला जिसका राइट आंसर हमने प्रत्यक्षीकरण लगाया था। और ये उद्देश्य गत्यात्मक थे, ये आपके किससे संबंधित है? साइकोमोटर से। तो साइकोमोटर में आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, आई एम को एन। ठीक है, और मैंने भावात्मक की बताई थी। अगर वीडियो अब ये लास्ट में जाके देखो, चलो छोड़ो इनको, बाद में दिखा देंगे जब क्वेश्चन अगले आएंगे जब। तो अगला क्वेश्चन ये हो गया आपका, फिर है चलो ये क्वेश्चन सिंपल ही है। निम्न में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है? जैसे व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रयोग विधि और प्रयोगशाला विधि। तो आपकी व्याख्यान विधि है वो आपकी बाल केंद्रित ना होकर शिक्षक केंद्रित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट पद्धति का दोष नहीं है? यानी आप बताना है प्रोजेक्ट पद्धति का दोष नहीं है, वो बताना है आपको। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो देखते हैं, शिक्षण अपूर्ण एवं विसंकलन हो जाता है। विसंकलन मतलब कह सकते हैं डिसकंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, तो ये बात सही है। ठीक है, व्यय साध्य पद्धति है, तो ये भी सही है। संदर्भ पुस्तक की उपलब्धता, ये भी बात सही है। ये वास्तविक जीवन से संबंधित है। दोष नहीं है, हमें ये पूछा था, तो दोष नहीं तो यही होगा। ठीक है, यानी ये वास्तविक जीवन से संबंधित होती है। हमें ये क्वेश्चन यही तो पूछा था, प्रोजेक्ट पद्धति का दोष नहीं है। तो देखो शिक्षण अपूर्ण एवं विसंकलन यानी डिसकंटिन्यू, तो ये आपका हो जाएगा, यानी ये आपका दोष है। व्यय साध्य पद्धति ये होता है, यानी ये दोष है। और संदर्भ पुस्तक की उपलब्धता ये भी दोष है। और हम कह सकते हैं ये वास्तविक जीवन से संबंधित है, तो ये कह सकते हैं ये दोष नहीं है। ठीक है, ये इसका प्लस पॉइंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट है, जो ये प्रोजेक्ट मेथड को कहते हैं अच्छी विधि बनाता है। ठीक है, ये वास्तविक जीवन से संबंधित होता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रायोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त किए गए हैं? इसमें हो जाएंगे 6। देखो अगर 6 हैं ये स्टेप, ठीक है, तो ये अगर स्पेशल किलपैट्रिक के नाम से पूछे ना कि किलपैट्रिक ने कितने दिए, तो वो स्पेशल उन्होंने 4 दिए थे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब ये देख लेते 4 कौन से दिए थे। देखो वो 4 स्टेप कौन से दिए थे, तो इसमें तो राइट आंसर आपको 6 ही लगाना है। ठीक है, क्योंकि प्रायोजना विधि के कितने मुख्य सोपान होते हैं? 4 ही होते हैं, वो सॉरी 6 होते हैं। अगर स्पेशल किलपैट्रिक के अनुसार पूछता ना तो हो जाता है इसका नंबर, वो क्वेश्चन का आंसर 4। देखो 4 कौन से बताए थे सोपान, तो इन्होंने बताया था पहला था इनका उद्देश्य या कह सकते हैं उद्देश्य या परिस्थिति का निर्माण करना, तो ये तो सेम ही था। ठीक है, 6 स्टेप में भी आता है, इसमें भी आता है। योजना बनाना, ठीक है, दूसरा स्टेप था। तीसरा था क्रियान्वयन करना, और चौथा ऑप्शन था मूल्यांकन। तो ये तो स्पेशल किलपैट्रिक के थे।
ठीक है। अगर नाम लेके क्लियोपेट्रा का पूछता है तो 4 बताने, वैसे आपके 6 होते हैं। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो हमने बता ही दिया। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गुणात्मक परीक्षण नहीं है। आपको बताना है गुणात्मक परीक्षण इसमें से कौन सा नहीं है। देखो, निरीक्षण करना ये होता है, जांच सूची भी होता है, रेटिंग स्केल भी होता है, लेकिन वस्तुनिष्ठता नहीं होगा। वस्तुनिष्ठता में तो केवल ज्ञानात्मक पक्ष का ही आप परीक्षण कर सकते हो, उसमें गुणात्मक का नहीं कर सकते। जैसे हाव भाव, नजरिया, वो चीज़ें नहीं कर पाओगे आप। तो राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। कौन निम्न में से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री है, यानी जैसे देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं, जैसे वृत्त चित्र, बुलेटिन बोर्ड और चित्र विस्तारक यंत्र या फ्रेनेल बोर्ड, जैसे फ्रेनेल बोर्ड बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृत्त चित्र, और इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म। यानी आपने यूट्यूब वगैरह पर बहुत जगह देखी होंगी, जो 5 से 40 सेकंड की वीडियो होती है उन्हें ही बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री वीडियो, ठीक है, या फिल्म्स। तो बाकी हमने ये देख लिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन है, और ये आपका विज्ञान की प्रकृति यानी रीड लेवल 2 का अगर आप सिलेबस देखते हो तो उसमें पहला चैप्टर यानी कह सकते हैं जो फर्स्ट यूनिट है जो टीचिंग मेथड से संबंधित, तो वहाँ पे आप देखोगे तो ये सिलेबस में पहली लाइन दे रखी है, यानी नेचर ऑफ साइंस, यानी विज्ञान की प्रकृति क्या होती है उससे संबंधित ये क्वेश्चन बना है। तो हम देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की प्रकृति को स्पष्टता से प्रस्तुत नहीं करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है विज्ञान प्रक्रिया है वह साथ ही उस प्रक्रिया का उत्पाद भी होता है। तो बिल्कुल सही बात है ये। और विज्ञान में एकत्र ज्ञान के भंडार का बहुत महत्व है। तो इस ऑप्शन को छोड़ के अगले पे चलते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान सार्वभौमिक होता है, यानी यूनिवर्सल होता है। ये मैथ की तरह सभी जगह सेम चलता है, ठीक है। विज्ञान में वैज्ञानिक निष्कर्षों के सामान्यीकरण की पूर्ण संभावना होती है, यानी ये सामान्यीकरण का मतलब होता है जनरलाइजेशन। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये ध्यान रखना, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर किए हो तो वहाँ पर ये पूछता है सामान्यीकरण व्यापक शब्द है या संकुचित चित्र होता है। तो ये एक व्यापक चित्र होता है, ये विशेष का ध्यान रखना, ठीक है। व्यापक कह लो या विस्तृत कह लो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, वो होगा विज्ञान में एकत्र ज्ञान के भंडारण का बहुत महत्व है। ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो यही गलत ऑप्शन हो जाएगा विज्ञान की प्रकृति से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान इसके बिना विकसित नहीं हो सकता, तो वो किसके बिना नहीं हो सकता। जैसे इतिहास, ठीक है, राजनीतिक शास्त्र, गणित या गृह विज्ञान। तो हम जानते हैं गणित वो विज्ञान है, बिना गणित के क्या नहीं हो सकता, विकसित नहीं हो सकता। मतलब विज्ञान या साइंस में मैथ का बहुत रोल है, ठीक है। बिना मैथ के साइंस विकसित या कह सकते हैं आगे नहीं बढ़ सकता, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संकल्पना मानचित्र प्रयुक्त नहीं हो सकता। संकल्पना मानचित्र का यहाँ पर मतलब है कॉन्सेप्ट से, ठीक है, कॉन्सेप्ट मैप से। अब कॉन्सेप्ट मैप का यूज आप कहाँ पर नहीं कर सकते या प्रयुक्त नहीं कर सकते, तो वो चूज करना है ऑप्शन। पाठ योजना बनाने में आप ज्ञान की संरचना बनाओगे, यानी ज्ञान की संरचना का निर्माण होता है, यानी कहने का मेरा मतलब ये है वहाँ पर ज्ञान का निर्माण होता है। पाठ्य योजना बनाने में भी आपका दिमाग चलता है, आपकी स्कीमा भी बनती है कैसे बनानी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कह सकते हैं हम यूज होता है कॉन्सेप्ट मैप का, या कह सकते हैं प्रयुक्त होता है। पाठ के दोहराने में भी इस कॉन्सेप्ट का मैप का यूज कर सकते हैं, लेकिन पाठ के योगात्मक आकलन में इसका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपको मालूम है सुमेलेटिव होता है, जो लास्ट में लिया जाता है वो होता है क्या, योगात्मक आकलन। पाठ के निर्माण में निर्माणात्मक आकलन में जैसे फॉर्मेटिव बोलते हैं, तो इसमें तो ज्ञान की संरचना होती है, तो यानी कॉन्सेप्ट मैप बनता है इसमें, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पहले, दूसरे और तीसरे में कॉन्सेप्ट मैप का यूज किया जाता है, लेकिन पाठ के योगात्मक आकलन में इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005, इसे एनसीएफ 2005 बोलते हैं, और के मार्गदर्शी सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, बताना है, ठीक है। तो वो है पहला, ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा है यह सुनिश्चित करना कि अधिगम रटने की प्रणाली से मुक्त हो। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। परीक्षा को जटिल और कठिन बनाना।
तो देखो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमें गलत ही पूछा था कौन सा कथन गलत है, तो हमें यही चूज करना है, तो यही हो जाएगा। परीक्षा जटिल और कठिन नहीं होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। कैसी? लचीली। ठीक है। और तो इसका राइट आंसर हम यही कहेंगे, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में पूछा था नहीं, तो यही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार ज्ञानात्मक पक्ष का निम्नतम स्तर क्या है। देखो इस क्वेश्चन के पूछने के विभिन्न तरीका होते हैं और हर वर्ष पूछा जाता है ये क्वेश्चन। देखो ब्लूम की टैक्सोनॉमी में, चलो हम इसके पहले आंसर को देख लेते हैं। या विश्लेषण होगा, मूल्यांकन होगा, बोध होगा, या नॉलेज यानी ज्ञान होगा। तो निम्न स्तर वाला होगा वो ज्ञान होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखो इसे ऐसे समझो, जब ब्लूम टैक्सोनॉमी अगर आपने पढ़ रखी है तो उसमें ये ज्ञानात्मक पक्ष होता है, भावात्मक पक्ष होता है, तीसरा होता है क्रियात्मक, जैसे साइकोमोटर बोलते हैं। तो जो ज्ञानात्मक पक्ष है ना, उसकी खोज या उसका कह सकते हैं प्रवर्तक वही माना जाता है। कौन? ब्लूम। तो उन्होंने क्या किया था, ये उल्टा सिस्टम चलता है इनमें। जैसे हाँ, हम लिखने को तो इसे ऐसे लिखेंगे, देखना, ज्ञान, बोध, ठीक है, अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, ठीक है, और उसके बाद लिखते हैं अनुप्रयोग, फिर हो जाता है आपका विश्लेषण, और फिर उसके बाद आ जाता है संश्लेषण, और फिर उसके बाद आ जाता है आपका मूल्यांकन। ठीक है, तो ये 6 स्टेप होते हैं। ठीक है, अब देखना इनमें, अब मैं डायरेक्टली यहीं से बता रहा हूँ, ये उल्टे क्रम में लिखे हैं, यानी मैंने उल्टा लिख दिया। और होना क्या चाहिए थे, जो ज्ञान है वो यहाँ पे होता है, फिर बोध होता है दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे पे। यानी मैं ऐसे कह दूँ इसे कि जो आपका ज्ञान है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, शॉर्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी। और फिर उसके बाद विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। ये क्रम बताया था उन्होंने। यानी जो नीचे के 2 होते हैं ये निम्नतर स्तर होते हैं। ठीक है, जो मध्य के भाग होंगे वो विश्लेषण और अनुप्रयोग होंगे, और जो उच्चतम होंगे वो मूल्यांकन और संश्लेषण होंगे। तो आपको यही ध्यान रखना है, क्योंकि ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि उच्चतर या उच्चतम बिंदु कौन सा होगा शैक्षिक उद्देश्य का, तो वो मूल्यांकन हो जाएगा। निम्नतम स्तर कौन सा होगा, तो वो आपका ज्ञानात्मक हो जाएगा। तो ये चीज़ें सभी में डिवाइड कर रखी हैं ऐसे ही। ठीक है, जैसे भावात्मक पक्ष उसमें भी, और जो क्रियात्मक पक्ष उसमें भी। तो ये चीज़ ध्यान रख देनी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान में पाठ्य योजना मुख्य रूप से किस विचार से निर्देशित होनी चाहिए। जो आपकी पाठ्य योजना है वो मुख्य रूप से किस विचार से निर्देशित होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है कक्षा के औसत बालक की आवश्यकता की पूर्ति हेतु, माता पिता की संतुष्टि हेतु, और तीसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रमीय लक्ष्य व अधिगम प्रतिफल हेतु, या छात्रों को कार्य देना। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा 3 नंबर ऑप्शन, यानी ये होगी पाठ्यक्रमीय लक्ष्य एवं अधिगम प्रतिफल से संबंधित होगी क्या, विचार निर्देशित प्रक्रिया, या कह सकते हैं जो निर्देश पूछा था वो यही निकल के आता है कि आपका जो पाठ्यक्रमी जो लक्ष्य है और प्लस उसके साथ अधिगम प्रतिफल या आउटकम बोलते हैं, इसको नया सिलेबस में जुड़ाइए अब की बार आउटकम्स बोलते हैं, यानी प्रतिफल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बाकी अगर देखते हो ऑप्शन तो वो इनसे मिल नहीं खा रहा है। किससे? पाठ्य योजना के जो मुख्य रूप से विचार निर्देशित करने वाला है तो वो यही है। ठीक है, जो पाठ्यक्रमी लक्ष्य वो अधिगम प्रतिफल। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रश्न के उत्तर में छात्र अपने विचार विषय के पक्ष तथा विपक्ष में किसी तर्क के साथ रखता है, वह निष्कर्ष पर पहुंचता है, आप इसे किस प्रकार के प्रश्न कहेंगे। जैसे व्याख्यात्मक, विचार विमर्श प्रश्न, या दृष्टांत प्रश्न, या तुलनात्मक प्रश्न। तो हम इसे कहेंगे विचार विमर्श। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो आप क्वेश्चन में ही विचार विमर्श जैसी बात कही है कि विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क के साथ रखता है, यानी वो अपना तर्क भी दे रहा है, तो वह निष्कर्ष पर पहुंचता है, वो पहुंचता है विचार विमर्श करके कि कौन सा पक्ष सही है कौन सा गलत है, और कोई तर्क भी देता है तो वो कोई बेस पे ही देता है। ठीक है, तो वहाँ पर उसने विचार विमर्श कर जो प्रश्न होंगे वो इनमें ऐसे तर्क वाले क्वेश्चन आते हैं। कैसे कह सकते हैं कि विचार विमर्श होगा, वहाँ पर तर्क दिए जाते हैं। जिस भी पक्ष को आप लेके देते हो तो वहाँ पर तर्क का यूज दिया जाता है या तर्क का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता सामान्यतः किससे संबंधित होती है। जैसे अभिसारी से, अपसारी से। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो अपसरण लिख रखा है यहाँ ने, तो इंग्लिश पे जाओगे तो बेस्ट रहेगा। जैसे कॉन्वर्जेंट बोलते हैं अभिसारी और डाइवर्जेंट बोलते हैं अपसारी, तो यहाँ पर अपसरण दे रखा है तो इसे कन्फ्यूज नहीं होना है। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा अपसरण। जैसे ही हम क्या बोलते हैं अपसारी भी बोल देते हैं। ठीक है,
और तो यही सृजनात्मकता से संबंधित होता है। अगर मॉडलिंग की बात करें तो आपने अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत जो प्रेक्षणीय या निरीक्षणीय संबंधित शब्दों पर डिपेंड रहता है, यानी मॉडलिंग से संबंधित रहता है, यानी कह सकते हैं निरीक्षण से। अनुकरण, देखो इसे बोलते हैं इमिटेशन। ये आपकी जैसे अपने पूर्व बाल्यावस्था पढ़ रखी हो उम्र जो होती है, क्या होती है बाल्यावस्था की, पूर्व बाल्यावस्था की उम्र होती है 2 से 7, तो उसमें ये अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है जिसे इमिटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये उसकी विशेषता होती है पूर्व बाल्यावस्था की। ठीक है, बाकी मॉडलिंग बता दी अल्बर्ट बांडुरा से संबंधित है, और अभिसारी आपकी बुद्धि से संबंधित होती है। ठीक है, क्योंकि ये केंद्रित होती है, इसका आंसर फिक्स होता है, यानी कह सकते हैं ये इसका आंसर एक फिक्स होता है, केंद्रित होता है। अभिसारी का कह सकते हैं आंसर फिक्स नहीं होता है, इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। ठीक है, उत्तर का मतलब ये है कि इसमें सोच है वो एक ब्रॉड माइंड होती है। ठीक है, किसी को क्रिएटिविटी से संबंधित होती है, किसी नई तरीके से या मौलिकता के आधार पर अपना तर्क देगा जो भी देगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो था 2 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख ले। देखो मैंने अभी क्वेश्चन कराया था ये शायद पार्ट नंबर 2 में करवाया था, तो ये वहाँ पर क्या रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है। ये कह रहा है करिक्यूलम शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो इसमें हुई है लैटिन शब्द से। मैंने पहले करा रखा है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि दूसरी बार करा रहा हूँ इसे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि किस क्रिया से छात्र जैविक यानी बायोलॉजिकल व भौतिक जो फिजिकल पर्यावरण के सुव्यवस्थित एवं प्रत्यक्ष अध्ययन से समझ प्राप्त कर सकेंगे, तो ये किससे संबंधित है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है पिछले पेपर में, पिछले इससे पहले किया है सॉल्व, लेकिन यहाँ पर पूछने का तरीका अलग है, लेकिन वहाँ पर पूछने का तरीका अलग था, आंसर सेम आएंगे दोनों के। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जैविक और वातावरण, तो जैविक वातावरण की बात होगी, सुव्यवस्थित और प्रत्यक्ष ज्ञान कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो भी प्रत्यक्ष ज्ञान कर रहा है उसकी समझ प्राप्त कर सकेंगे, तो वो आपके क्षेत्रीय भ्रमण में कर सकेंगे केवल मात्र। ठीक है, अगर विज्ञान क्लब की बात करें तो ये औपचारिक हो जाएगा और स्कूल के अंदर होगा। विज्ञान मेले भी आपके कह सकते हैं स्कूल के अंदर होंगे। विज्ञान प्रयोगशाला भी आपके स्कूल के या कह सकते हैं विद्यालय के अंदर होगी, लेकिन क्षेत्रीय भ्रमण आपका स्कूल से बाहर से संबंधित है, तो उसमें ही आपके भौतिक पर्यावरण और कह सकते हैं जैविक और आपके प्रत्यक्ष अनुभव कर पाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CCE की फुल फॉर्म पूछिए। CCE जिसे क्या बोलते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो पहले तो हिंदी देख लीजिए, किसी भी ऑप्शन में हो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन 2 नंबर ऑप्शन में। अगर ये भी नहीं है तो इंग्लिश याद रखो, बेस्ट रहोगे, कंटिन्यूअस एंड द कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, यानी 2 नंबर ऑप्शन इसका भी यहाँ पे भी इंग्लिश हो जाएगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में अंतिम पद क्या होता है। तो अंतिम पद होगा आपका परीक्षण पद, यानी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे ये पूछे कि इसका क्रम क्या होता है, फिर जैसे कि पहला पद क्या होगा, तो पहला पद होगा आपका प्रस्तावन। ठीक है, फिर दूसरा पद क्या होगा, फिर आपका होगा अभ्यास, अभ्यास होगा, फिर आपके होगा शिक्षण पद, और लास्ट में क्या होगा आपका परीक्षण पद। ठीक है, तो ये क्रम होता है इसका। ठीक है, तो इसमें पूछा था कि अंतिम पद क्या होगा, तो वो आपका परीक्षण पद होगा, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन पे दे रखा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री का उदाहरण है, यानी जिसे हम प्रोजेक्ट या प्रक्षेपित का मतलब होता है जिसे हम कह सकते हैं प्रक्षेपित कर सकते हैं, जैसे दीवार हुई या कोई बोर्ड हुआ उस पर, तो प्रक्षेपित सामग्री कौन सी होगी, जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे चार्ट है आपका दृश्य से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, ये तो दृश्य सामग्री हो जाएगा। प्लेनर बोर्ड भी आपका एक दृश्य सामग्री हो जाएगा, और आपका बुलेटिन बोर्ड भी एक दृश्य सामग्री हो जाएगा। इसमें जो भी कॉलेज स्कूल में नोटिस लगाते हैं ना बाहर, वो ये होता है बुलेटिन बोर्ड, जिसमें खबरों से कह सकते हैं जो रोजाना की खबरें होती हैं, चाहे वो किसी भी नोटिस को लेकर हो, तो वो उनसे संबंधित होती है। प्लेनर बोर्ड देखा होगा आपने, CBSE स्कूलों में चलता है ज़्यादातर, हर क्लास में लगा रहता है। तो इसमें जो भी बच्चे क्रिएटिव कुछ भी चीज़ बना कर लाते हैं, चाहे रेक्टेंगल हो, कुछ और भी चीज़ हो सकती हैं, तो वो उन पर चस्पा देते हैं, यानी चिपका देते हैं। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा E नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित विधि नहीं है, नहीं पूछा है आपको। तो प्रायोजना विधि जिसे प्रोजेक्ट मेथड को कह देते हैं, तो ये तो आपकी चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी कह सकते हैं बाल केंद्रित है। समस्या समाधान भी आपकी बाल केंद्रित है, और आपकी प्रयोगशाला भी विधि बाल केंद्रित है, यानी कह सकते हैं व्याख्यान विधि है वो आपकी बाल केंद्रित नहीं है, ये आपकी अध्यापक केंद्रित होती है। ठीक है, अध्यापक केंद्रित।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपनी पाठ्य योजना में एक विशिष्ट उद्देश्य बनाती है कि विद्यार्थी जो ऑक्साइड, ठीक है, जिनके पीछे ओ लग जाता है वो ऑक्साइड हो जाते हैं। ठीक है। तो ऑक्साइड्स का वर्गीकरण उसके घुलनशीलता के गुणों के आधार पर कर सकेंगे। तो इस विशिष्ट उद्देश्य है, ये पाठ्य योजना में आपने देखो ज्ञान, अवबोध, कौशलात्मक अभिवृद्धि उनसे संबंध पूछा है, उनमें से क्या हो सकता है। जैसे ज्ञान होगा, बोध होगा, विश्लेषण होगा और संश्लेषण होगा। अगर ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ते हो वहाँ पे भी है, ये पाठ्य योजना जब आप बनाते हो वहाँ पे भी दे रखा है। तो इसमें से जो अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन पेपर कराया था या प्रीवियस का, तो उसमें मैंने बताया था कि जैसे कि जो वर्गीकरण है, अंतर करना, तुलना करना, वर्गीकरण करना, और आपका एक तो था एक्स्ट्रा लोशन था, उसमें इसका मतलब था क्या था हिंदी में, व्याख्यान देना था शायद। ठीक है। और व्याख्यान देना, और एक ऑप्शन और था मैं भूल रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन इसका राइट आंसर अवबोध होगा, यानी तुलना करना, अंतर बताना, वर्गीकरण करना, ये बोध से संबंधित होते हैं, यानी अंडरस्टैंडिंग से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान क्लब का मुख्य परिणाम क्या है। यानी विज्ञान क्लब होता है जिसे हम साइंस क्लब बोलते हैं, तो इसका मुख्य परिणाम क्या है। सृजनात्मक व संगठनात्मक क्षमता विकसित करनी है, उससे संबंधित होता है, या विद्यार्थियों को आर्थिक लाभ प्राप्त करना होता है, या माता पिता को लाभ प्राप्त करना होता है, या शिक्षक को लाभ मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सृजनात्मकता और संगठनात्मक क्षमता विकसित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तो आप देखने से भी हटा सकते थे ऑप्शनों से। ठीक है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वैज्ञानिक अभिवृत्ति, जिसे एटीट्यूड बोलते हैं, से संबंधित नहीं है। जैसे अंधविश्वासों में विश्वास करना, कारण प्रभाव संबंध में विश्वास करना, या उदार मनोवृत्ति, या जिज्ञासु प्रवृत्ति। ये तीनों चीज़ें तो होती हैं, लेकिन अंधविश्वासों में विश्वास करना ये आपकी वैज्ञानिक अभिवृत्ति या दृष्टिकोण नहीं होगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण की प्रायोजना विधि, जिसे प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं, किसके दर्शन से सर्वाधिक संबंधित है, यानी किसकी विचारधारा पर आधारित थी। तो वो आपकी जैसे रूसो, स्पेंसर, डीवी, जिसे जॉन डीवी बोल देते हैं, फ्रॉबेल। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका जॉन डीवी। ठीक है। इन्हीं के विचार पर आधारित थी। लेकिन अगर ये पूछे इसके प्रवर्तक, ये प्रोपाउंडर, यानी इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं प्रोपाउंडर यानी प्रवर्तक। तो प्रोपाउंडर कौन थे, वो आपके थे किलपैट्रिक। ठीक है। ये भी ध्यान रखना। और क्या जानकारी हो सकती है, बाल उद्यान, ये फ्रॉबेल की बाल उद्यान है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बाल उद्यान विधि दी थी इन्होंने, जो बच्चे खेल खेल में सीखते हैं उससे संबंधित है, जिसे बाल उद्यान कहते हैं, और इन्हीं के द्वारा दी गई थी। ठीक है। तो बाकी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है विज्ञान शिक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि थॉर्नडाइक के अधिगम नियम का अनुसरण करती है। तो वो विधि बतानी है, कौन से अधिगम के जो नियम हैं मुख्य, उन तीनों मुख्य नियमों को फॉलो करती है कौन सी विधि है। व्याख्यान विधि, व्याख्यान प्रदर्शन विधि, प्रायोजना विधि, या पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। तो इसका राइट आंसर होगा जो आपकी प्रायोजना विधि है, या जैसे हम प्रयोजना विधि बोल देते हैं। तो ये आपके जो थॉर्नडाइक के जो मुख्य नियम है, पीटीए यानी प्रभाव का नियम, तत्परता और अभ्यास का, तो इन नियमों को फॉलो करती है कौन सी, प्रायोजना विधि, या प्रयोजना बोल देते हैं इसे। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक प्रमुख गुण कौन सा होता है। यानी जो आपके जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन है, उनका एक प्रमुख गुण कौन सा है। परीक्षण पदों का निर्माण सरल है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि शिक्षक छात्रों की आंतरिक भावनाओं का आकलन कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है छात्रों की भाषाई समस्याओं को पहचान सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना संभव है। तो हम देखते हैं इसमें से जो एक गुण दिखाई दे रहा है, तो वो यही है 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है। बाकी ऑप्शन नहीं होंगे। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार हमने जो निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या निर्माण, यानी पाठ्यचर्या का मतलब होता है करिकुलम। ठीक है। तो का सिद्धांत नहीं है, यानी पाठ्यचर्या का निर्माण कर रहे हैं, तो आप उसमें से इस जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सिद्धांत उपयोगी नहीं है, या कह सकते हैं कौन सा सिद्धांत नहीं है। जैसे कि आवश्यकता का सिद्धांत, इसकी बिल्कुल ज़रूरत होती है। ठीक है। शिक्षक केंद्रितता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, और लचीलेपन का सिद्धांत। ठीक है। तो आप देख पा रहे हो इसमें शिक्षक केंद्रित नहीं होता है। ठीक है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बालक केंद्रित होता ना, तो ये ऑप्शन सही हो जाता।
ठीक है, जबकि इसमें बता दिया है इस ऑप्शन में शिक्षक केंद्रितता का सिद्धांत, तो ये नहीं होगा। ठीक है, पाठ्यचर्या निर्माण में इसका सिद्धांत नहीं होगा, बाकी सभी ऑप्शन होंगे। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 121 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता दल शिक्षण से संबंधित नहीं है, जिसे टीम टीचिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये संबंधित नहीं होगी। तो हम देखते हैं, पहला ऑप्शन है कि एक कक्षा को 2 या 2 से अधिक अध्यापक एक साथ पढ़ा सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही भी है। ठीक है, यह एक बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है, इसमें कक्षा अनुदेशन पूर्ण रूप से पूर्व व्यवस्थित होता है, बिल्कुल सही है। यह सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित होती है, ये भी बात सही है। ठीक है, ये भी सही है, 3 नंबर भी सही है और 1 नंबर भी। ये बाल केंद्रित नहीं होता है, ये अध्यापक केंद्रित होता है। जब अब ये कह ही रहा है पहला ऑप्शन कि जब 2 या 2 से अधिक अध्यापक एक साथ पढ़ा सकते हैं, तो फिर ये बाल केंद्रित नहीं होगा, ये शिक्षक केंद्रित हो जाएगा। बच्चा तो यहाँ पर श्रोता के तौर पर हर चीज को ग्रहण करता है, तो हम कह सकते हैं कि दल शिक्षण से संबंधित नहीं है, तो वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो 122 नंबर क्वेश्चन है कि विज्ञान प्रयोगशाला का आकार निर्धारित करते समय निम्नलिखित में से किस कारक को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन दे रखे थे, उपकरण का प्रकार, एक समय में कार्य करने वाले अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या, उपकरण की कीमत, भंडार कक्ष की क्षमता। देखो, ये प्रयोगशाला का आकार का निर्धारित करते समय इसका ये सेंस निकल के आ रहा है, ये पूछ रहा है फिर लास्ट में जाके ऐसा कौन सा कारक है जिसको ध्यान में रखना चाहिए। देखो, वो रखना चाहिए। देखो, ये तो चीज़ फिक्स है, ये चीज़ें फिक्स हैं, लेकिन जब एक समय में कार्य करने वाले अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या, ये जो स्टेटमेंट दे रखा है, ये आकार को निर्धारित करने वाला है, यानी इतने अधिक नहीं होने चाहिए। हो सकता है प्रयोग करते वक्त 1 से 2 स्टूडेंट एक साथ कर सकते हैं, लेकिन जब 1 से 10 हो जाए तो फिर वहाँ पे क्या है, आकार से संबंधित यानी उतनी चीज़ें उपलब्ध नहीं है, उससे अधिक आकार हो रहा है, यानी संख्या अधिक हो रही है। ठीक है, तो हम ऐसे अनुमान लगा कि इसका राइट आंसर 2 नंबर पर जाएंगे। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं। जो है 123 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के अधिगम की विशिष्ट कमजोरियों को पहचानने के लिए उपयुक्त होता है। तो ये सिंपल ही आप बता सकते हो, कमजोरी आपको पहचाननी है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, संरचनात्मक करोगे, समेकित मूल्यांकन करोगे, या निदानात्मक करोगे, या उपचारात्मक। तो हमें कमी ढूंढनी है, तो उसके लिए हम करते हैं निदानात्मक। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान अन्य विषयों के साथ सह संबंध को स्थापित करने में निम्नलिखित में से कौन मुख्य भूमिका निभाता है। यानी विज्ञान का अन्य विषयों के साथ सह संबंध, जैसे पाठ्यपुस्तक, शिक्षक, पाठ्यचर्या और सभी, यानी हम कह सकते हैं इनकी सभी की मुख्य भूमिका होती है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी पाठ्यचर्या वो पाठ्यपुस्तक जो आपकी टेक्स्ट बुक हो जाती है, शिक्षक आपका टीचर रहता है, और पाठ्यचर्या करिकुलम, तो इन सब की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो 4 नंबर ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 125 नंबर क्वेश्चन है, करिकुलम, इसे बोलते हैं करिक्यूलम, शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो इसकी हुई है फ्रेंच भाषा से, अंग्रेजी भाषा से, लैटिन भाषा से, या जर्मन भाषा से। तो इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोपान प्रायोजना विधि, जिसे प्रोजेक्ट विधि कहते हैं या प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं, विधि से संबंधित नहीं है, वो आपको चूज करना है। जैसे उपकल्पनाओं का निर्माण करना, जिसे हाइपोथेसिस बोलते हैं, प्रायोजना की तैयारी करना, प्रायोजना का क्रियान्वयन करना, प्रायोजना का मूल्यांकन करना। तो ये देखो, आप अगर स्टेप याद है आपको, 6 स्टेप होते हैं, उनमें से ये 3 स्टेप तो ये दे रखे हैं, लेकिन ये वाला स्टेप है ये इससे संबंधित नहीं होता है। ठीक है, यानी उपकल्पनाओं का मतलब हाइपोथेसिस, उपकल्पनाओं का निर्माण इसके अंदर स्टेप में नहीं आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर कि कक्षा के बाहर संचालित क्रियाकलाप जहां छात्र अवलोकन करते हैं, यानी ऑब्जर्वेशन, प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, खोज करते हैं, यानी ऐसे बोल सकते हैं ज्ञान की रचना करते हैं। ठीक है, या खोज या डिस्कवर, कुछ भी यहाँ पर इंग्लिश यूज की होगी, एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, खोज को, और प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं, तो यह कहलाती है, यानी विज्ञान क्लब कहलाएगा, क्षेत्र भ्रमण कहलाएगा, विज्ञान प्रयोगशाला कहलाएगी, या विज्ञान संग्रहालय कहलाएगा।
ये सभी क्लास से बाहर हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं ये सभी चीज़ें क्षेत्रीय भ्रमण की है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन करेगा, प्रयोग भी करेगा और खोज, यानी कुछ चीज़ें नई दिखाई देंगी तो वो ज्ञान की संरचना भी करेगा वहाँ पे, और प्राकृतिक घटनाओं को तो देखेगा क्योंकि क्लास से बाहर जा रहा है, तो इस हिसाब से और सोचते हैं तो हम इसे क्षेत्रीय भ्रमण में ले जाते हैं, यानी फील्ड ट्रिप में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 128 नंबर है, आप ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है, यानी ये सतत शब्द हटा दिया है, यानी कह सकते हैं इसमें से पूछा है जो लास्ट का जो व्यापक मूल्यांकन है इसका क्या अर्थ होता है। तो अब सुनो ऑप्शन क्या है, संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन करता है। दूसरा ऑप्शन है आपका संज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष का आपका मूल्यांकन करता है। तीसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक भावात्मक एवं क्रियात्मक का पक्षों का मूल्यांकन करता है। ये लास्ट ऑप्शन है भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों का मूल्यांकन करता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखा जाए तो जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है उनके तीनों पक्षों का ये मूल्यांकन करता है, जो आपके ज्ञानात्मक ज्ञान से, भावात्मक जो अफेक्टिव जो आपके भावात्मक संबंधित होते हैं, ठीक है, क्रियात्मक साइकोमोटर हो जाएगा। तो यानी तीनों ये चीजें करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य योजना जिसे बोलते हैं POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन बोलते हैं, जो 1992 है, और NPE जिसे हम बोल सकते हैं, N से हो जाएगा नेशनल, P से हो जाएगा पॉलिसी और E से हो जाएगा आपका एजुकेशन, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह सकते हैं 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है, सही है NP। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षक निम्नलिखित में से किन भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों पर विशिष्ट बल दिया है, तो आपको बताना है। ये थोड़ा क्वेश्चन कह सकते हैं लेवल से हाई है, रीट में ऐसे नहीं बनते हैं, फिर भी देख लो। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि शिक्षण एवं मार्गदर्शन करना, प्रयोग एवं अनुसंधान करना, दूसरा ऑप्शन। तीसरा है सामाजिक एवं विस्तार सेवाओं में भाग लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा हुआ है, ये वाला सब वाला ऑप्शन स्टेटमेंट दे के ही पूछा है सीधा। तो इसका राइट आंसर बताओ। पहला होगा जैसे अवस, दूसरा होगा अव, और तीसरा ऑप्शन होगा अवसर, चौथा ऑप्शन ये लास्ट ऑप्शन होगा केवल। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पहला ही नंबर, यानी ये सभी चीज़ों की बात की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में अंतिम पद है। अभिक्रमित अनुदेशन में अंतिम पद क्या होता है, या शिक्षण पद होगा, अभ्यास पद होगा, परीक्षण पद होगा, या प्रस्तावना पद होगा। तो जो लास्ट का पद होता है वो परीक्षण पद होगा। रीट 2018 में लेवल 2 में साइंस में ये पूछा था कि जो पढ़ने योग्य पद होता है उसे क्या कहते हैं, यानी अभिक्रमित अनुदेशन में पढ़ने योग्य पद होता है उसे क्या बोलते हैं। कमेंट करके आप बताना, पैसे बताओगे क्या मैं बता ही दूँ। उसे बोलते हैं पढ़ने योग्य होता है, नहीं पढ़ने योग्य तो फिर शिक्षण पद ही हो जाएगा। सही है, तो यही पूछा होगा शायद, शिक्षण पद, ऐसा ही क्वेश्चन था शायद। ठीक है, हाँ, पढ़ने योग्य तो परीक्षण पद हो जाता है। अब मैं आपको सभी पद बता देता हूँ। पढ़ने योग्य हो जाता है तो वो शिक्षण पद हो जाएगा, और जिसका मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है, मूल्यांकन से संबंधित हो या अंतिम पद हो तो फिर वो आपका परीक्षण से संबंधित हो जाता है, और जो आपका प्रस्तुतिकरण से संबंधित होता है वो प्रस्तावना में आ जाता है, और जो अभ्यास करने योग्य होता है वो अभ्यास में आ जाए। यही 4 पद होते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 131 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। तो देखो ऑप्शन पहला है ज्ञान को स्कूल के बाद जीवन से जोड़ना। ठीक है, ये होता है ये पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना। तो ये भी बात सही है। परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक जटिल एवं कठिन बनाना, इस ऑप्शन को छोड़ के अगले पे चलते। एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो, तो ये भी ऑप्शन सही है। यानी परीक्षा को अपेक्षाकृत जटिल और कठिन नहीं बनाना है। कैसे बनाना है इसे, लचीला, इसके अंदर लचीलापन हो, ऐसा हमें पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम या पढ़ाने का तरीका या परीक्षा ऐसे ही समायोजित करनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि बाल केंद्रित शिक्षण विधि, यानी कह सकते हैं चाइल्ड सेंटर्ड मेथड कौन सी इसमें से। प्रदर्शन विधि होगी, व्याख्यान विधि होगी, व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि होगी, या प्रयोगशाला विधि। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगशाला विधि। बच्चा खुद करके इसमें ज्ञान की संरचना करके यानी प्रयोग करके कह सकते हैं सीखता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन
आपका जो 133 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व गुणों को नहीं दर्शाती है, ये बताना है। आपका ये क्वेश्चन है, एक बार और पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी विशेषता है जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला जो व्यक्तित्व होता है उस व्यक्ति में वो गुण नहीं है, ऐसे बताना है आपको। ठीक है, जो उदार मनोवृत्ति ये होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होती है। ये कह रहा है कार्य कारण संबंधों में विश्वास रखना, ठीक है, वो अंधविश्वास में और विश्वास रखना। तो देखो ये नॉर्मली क्वेश्चन है, अगर अगर ऑप्शन भी देखते तो लास्ट में आते तो अंधविश्वास में विश्वास करना ये विज्ञान का क्या नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है ऐसा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अनुसार भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों का सही क्रम कौन सा है। यानी आपके जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के 3 भाग थे, एक तो संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। तो भावात्मक के ये आपके दे रखे हैं क्रम, तो ये बताना ये मतलब कौन सा क्रम इसमें सही होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। देखो भावात्मक पक्ष आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए, ये किसने दिया था, कि क्रेतवाल और मसीहा ने दिया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, अगर इंग्लिश से याद कर सको तो इसे बोलते हैं RRC वॉक। ऐसे अगर याद रख सको तो उन्हें फिर तो आप अपने हिसाब से ही कर सकते हैं। जैसे पहला आग्रहण होगा, फिर अनुक्रिया होगा, फिर अनुमूल्यन होगा, फिर संगठन होगा, फिर चारित्रीकरण होगा। इसे बोलते हैं करेक्टराइजेशन। ठीक है, देखो मेरे कैसे याद कर बता रहा हूँ मैं आपको। आर से बनेगा रिसीविंग, ठीक है, एक आर से। दूसरी आर से बनेगा रेस्पॉन्स, जिसे अनुक्रिया बोलते हैं। तीसरे से आर से बनेगा वो सी से। यहाँ पर सी एक नया शब्द जुड़ा था 2010 या 11, वो सॉरी 10-11 कह रहा हूँ मैं, 2002 में या हो सकता है 2000 के सन में, कन्फर्म नहीं है। ये शब्द जुड़ा था कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो ये मैंने अभी देखा है कुछ परीक्षाओं में पूछा भी जा रहा है ये, और किसी में नहीं पूछा जा रहा है। जैसे ये आपका RPSC का पेपर है तो इसमें से नहीं पूछा है ये वाला सी वाला ऑप्शन। ठीक है, यानी सी का मतलब यहाँ पे होता है कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, तो ये पूछा नहीं है। उन्होंने आगे वाला स्टेप पूछा वैल्यूइंग। वैल्यूइंग का मतलब होता है अनुमूल्यन, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बोलते हैं संगठन, और सी का मतलब लास्ट में होता है, मैं सी बता रहा हूँ यहाँ पे, उसका मतलब होता है करेक्टराइजेशन, तो उसे बोलते हैं चारित्रीकरण। तो मैं ये कह रहा था, जो ट्रिक बता रहा था या ये समझने का तरीका बता रहा था कि RRC वॉक के नाम से याद रखो, और इंग्लिश से याद हो सके तो उसके आधार पर तो बेस्ट रहेगा कि आपको बार बार ये अनुग्रहण या आग्रहण, अनुग्रहण, अनुमूलन, संगठन, चारित्रीकरण ऐसा याद नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने आगमनात्मक जिससे इंडक्टिव अधिगम को प्रोत्साहित किया था। किसने, डेविड आशुवेल ने, GS ब्रूनर ने, और PS स्किनर, और आपका हुआ हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर जेनर ब्रूनर हो जाएगा। ठीक है, ये जेनर ब्रूनर वही है जो ये कहते हैं कि बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण करता है, यानी खुद ज्ञान की संरचना करता है। ठीक है, कम से कम बताया जाए, अधिक से अधिक खुद से ज्ञान संरचना करने की कोशिश करे, तो ऐसा बोलते हैं ब्रूनर। जो संज्ञानात्मक के सिद्धांत के फॉलो करने वाले ये भी है, यानी संज्ञानात्मक से संबंधित है। डेविड आशुवेल की बात करें, ये भी आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है, लेकिन ये बात करते हैं, देखो ये तो करते हैं इंडक्टिव मेथड, इसे बोलते हैं हम आगमनात्मक। ठीक है, एक होती है आपकी डिडक्टिव, ये होती है आपकी निगमन विधि। तो ये तो निगमन विधि को फॉलो करते हैं, और ये आगमनात्मक यानी आगमन विधि को फॉलो करते हैं। तो इसका तो राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में विज्ञान क्लब के संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। यानी जो आपका विज्ञान मेला लगते हैं तो उनका संबंधित है विज्ञान क्लब से। ठीक है, तो उनका क्या मतलब मुख्य उद्देश्य होता है, अध्यापकों के व्यक्तित्व का विकास करना, यानी अध्यापकों के व्यक्तित्व का विकास करना, प्रधानाचार्य की प्रबंधक कौशल का विकास करना। ठीक है, अगला है अभिभावकों को विद्यालय में जोड़ना होता है, या 4 नंबर ऑप्शन विद्यार्थी में सृजनात्मक और संगठनात्मक क्षमता का विकास करना। तो ये तीनों ऑप्शनों को देखा जाए तो हमें मुख्य उद्देश्य बताना, तो हम 4 नंबर पर जाएंगे, क्योंकि ये विज्ञान क्लब बच्चों के लिए ही लगाया जाता है। तो हमें यही ऑप्शन चूज करना होता है कि विद्यार्थी संबंधी कौन सी अच्छी बात है या उनके विकास की बात की जा रही है। तो 4 नंबर ऑप्शन में की जा रही है कि उन्हें सृजनात्मक, क्रिएटिविटी और संगठनात्मक, जितना ज्ञान सीखा उसका संगठन करना, तो क्षमता का विकास करना। तो यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर।
आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 नंबर कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण का क्या गुण होना चाहिए या होता है। तो परीक्षण में पदों में विश्वसनीयता और वैधता होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है अध्यापक छात्र की आंतरिक अनुभूति का आंकलन कर सकता है। प्रश्नों का निर्माण सरल होता है। अंकन प्रक्रिया समय लेने वाली होती है। तो हम कह सकते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के गुण पूछे यानी कैरेक्टर क्या होते हैं तो उसका पहला ही हो जाएगा, यानी ये विश्वसनीयता और वैधता पर आधारित होती है। ठीक है, और यही इनका गुण होता है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री नहीं है। इस क्वेश्चन को तो ध्यान से समझना, अगर आपका आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कन्फ्यूज होकर इसमें गलत आंसर हो जाएगा। देखो ये पहला कह रहा है, पहला अप्रक्षेपित, जैसे प्रक्षेपित नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर कह रहा है कि सामग्री नहीं है, यानी वही सामग्री नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा चलचित्र, जबकि इसे प्रक्षेपित कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रक्रिया के रूप में विज्ञान की प्रकृति में सम्मिलित है, यानी नेचर ऑफ साइंस, विज्ञान की प्रकृति में, वो भी प्रयोग के रूप में, आप इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे। तो सम्मिलित है विज्ञान की प्रमुख संप्रत्य या वैज्ञानिक विधि या वैज्ञानिक सिद्धांत या वैज्ञानिक परिभाषा एवं ज्ञान कथन। आपको मालूम होगा रीट 2018 में ऐसा क्वेश्चन ही पूछा था, आपको ध्यान हो तो उसमें वैज्ञानिक नियम आंसर माना था, उसमें एक जैसे ऑप्शन सभी रख दिए। ठीक है, तो प्रक्रिया के रूप में अगर देखा जाए ना साइंस की नेचर या प्रकृति, तो वो वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं कि ये कह रहा है कि प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है, जैसे करके सीखने के सिद्धांत पर, या देख कर सीखना, रट कर सीखना, या अंतर प्रज्ञा से सीखना। तो हम जानते हैं जो प्रयोगशाला विधि है उसमें बच्चा करके सीखता है, यानी लर्निंग बाय डूइंग पे सिद्धांत पर आधारित होती है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर लिंक कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, देखना कि रीट 2018, ठीक है, लेवल 2 में ये क्वेश्चन बना था। क्या बना था कि अंतर्ज्ञान के नाम से शायद शब्द था वो, और ये अंतर प्रज्ञा कह देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्वेश्चन ये था कि जो आपकी जीन प्याजे हैं, जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, उनकी जो स्टेज नंबर 2 है, ठीक है, उन्होंने 4 स्टेज दी थी, तो स्टेज नंबर 2 है वो आपकी प्री ऑपरेशनल से संबंधित है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी उम्र कितनी होती है 2 से 7 वर्ष। इसको 2 भागों में डिवाइड कर रखा था आपने अगर पढ़ रखा है। एक तो प्री कॉन्सेप्चुलेशन, या शायद ऐसे ही कहते हैं प्री कॉन्सेप्चुलेशन। ठीक है, और एक थी आपकी इंटूटिव। ठीक है, तो ये जो इंटूटिव है जो 4 से 7 वर्ष है ना, वो इसे ही बोलते हैं अंतःप्रज्ञा को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। मैंने लिंक किया है कि देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस। ठीक है, अगला आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग का सिद्धांत नहीं है। आप जो टीचिंग एड्स होते हैं जैसे श्रव्य दृश्य है यहाँ पे, तो इनसे संबंधित कौन सा सिद्धांत नहीं है ये बताना है। तैयारी का सिद्धांत, प्रस्तुति का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, या अवलोकन का सिद्धांत। ठीक है, तो ये तो आपके कह सकते हैं टीचिंग एड्स के सिद्धांत है, यानी ये उससे जैसे तैयारी का है, फिर उसके बाद रिप्रेजेंट का, फिर सिलेक्शन का। लेकिन अवलोकन है वो आपका इस सिद्धांत से संबंधित नहीं होगा। कैसे? टीचिंग एड्स से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है। तो आपको बताना है इसमें से शिक्षक का कौन सा कार्य नहीं है। जैसे नियोजन, जैसे प्लानिंग बोलते हैं, निर्देशन गाइडेंस बोलते हैं, बजट बनाना। ठीक है, और आपका लास्ट ऑप्शन है परामर्श देना, यानी काउंसलिंग करना। तो हम कह सकते हैं कि जो बजट बनाना है वो एक शिक्षक का कार्य नहीं है। ठीक है, यह शिक्षक का कोई ऐसा कार्य नहीं होता जो बजट बनाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखो यहाँ से मैं कुछ लिंक कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि अभी ये 2018 की रीट हुई ना, उसमें ये क्वेश्चन बना था जो आपके आरटी एक्ट में ही आता है। वो धारा नंबर शायद 28 होगा। ठीक है, 28 है धारा नंबर। उसमें क्या बताया था कि जो प्राइवेट ट्यूशन के लिए किसी को फोर्स नहीं कर सकते, यानी जो गवर्नमेंट टीचर होता है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं करा सकता है और ना वो फोर्स कर सकता है बच्चों को। तो ये क्वेश्चन बना था। और इतनी बात कर लिए तो बजट की बात आ गई, तो एक और धारा याद रख लेना, 27 नंबर। इसमें शिक्षक के जो किस में ड्यूटी लगाई जा सकती है उससे संबंधित या दायित्व या उद्देश्य क्या होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी पूछ सकता है क्वेश्चन। वो बना भी है, जैसे कि शिक्षक की ड्यूटी कहाँ पे लगाई जा सकती है, इससे संबंधित है कि इलेक्शन ड्यूटी में लगाई जा सकती है। ठीक है, और आपके रेस्क्यू, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके, यानी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। रेस्क्यू मतलब आपदा राहत में लगा सकते हैं। और एक आती है आपकी सेंसस, जिसे बोलते हैं आप जनगणना।
तो उसमें ड्यूटी लगा सकते, इन तीनों में लगा सकते हैं। बाकी अलावत ना आपने सुन रखा होगा पल्स पोलियो हुआ, इन कार्यक्रमों में आपको ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती, न बजट बनाने में। तो ये मैं लिंक कर रहा हूँ कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, वो बना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 नंबर है कि NCF 2005 किस संस्था द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने NCF पढ़ रखा हुआ, उसकी फुल फॉर्म वगैरह बहुत कुछ पढ़ रखा हुआ, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि NCF की स्थापना किसके द्वारा की गई या किसके द्वारा बनाया गया। जैसे NCERT के द्वारा, और ये लिखा है NUEPA के द्वारा, और एक है आपकी NIE के द्वारा, या एक है NCTE के द्वारा, और ये आपकी NCERT हो ही गया था, ठीक है। तो अब बताना है कि किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये आपका NCERT के द्वारा बनाया गया था, NCERT, ठीक है। और अब देखोगे इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी ध्यान रखना, ये सभी संस्थाएं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको इसमें सभी को बता देता हूँ। देखो इसका मतलब होता है नेशनल काउंसलिंग, और फिर होता है ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण और काउंसलिंग से बनता है परिषद, ऐसा बनता है इसका क्या बोलते हैं हिंदी, ठीक है, कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ये बनता है, ठीक है। अब दूसरी बात किसकी करें, तो इसका राइट आंसर हमने बता दिया, NCERT हो जाएगा। इसकी स्थापना और ध्यान रखना 1961, ये भी पूछी हुई है, ठीक है। अब ये नहीं है कि ये रीट में पूछी गई, विभिन्न परीक्षा होती है शिक्षक की, उनमें पूछा गया। अब NCET क्या होती है, NCTE, ये वो ही NCTE है जिसने जिन्होंने BEd कर रखी है वो लेवल फर्स्ट में पेपर दे सकते हैं, तो ये वही NCET है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी ये देख लो, इसे बोलते हैं इंग्लिश इसकी होगी नेशनल काउंसलिंग टीचर एजुकेशन, ठीक है, ऐसे ही होगा। इसे बोल सकते हैं हम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो देखो इसमें ऐसे याद रखना है आपको कि इसकी स्थापना हुई थी 1995, 17 अगस्त 1995, लेकिन इसका 73वां संविधान संशोधन 1993 हुआ, उसके अकॉर्डिंग हुई थी, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी और क्या बचता है आपका NIEA, तो इसे ध्यान रखना, इसे बोल सकते हैं हम NIE यानी नेशनल, और आई से बनेगा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, यानी ये पत्रकारों से संबंधित होती है, तो इसे ज़्यादा मुझे नॉलेज भी नहीं है। अब इसे देख लो न्यूपा, यानी ऐसे बोल सकते हैं न्यूपा, इसे ऐसे कर लो यार, चलो NUEPA। देखो इसकी फुल फॉर्म देखना, N से क्या बनेगा आपका, N से बनेगा नेशनल, ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद बनेगा U से यूनिवर्सिटी, E से एजुकेशनल, P से क्या बनेगा, P से बनेगा प्लानिंग, और A से एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ये विश्वविद्यालय से संबंधित होती है। तो इसका नाम सुन लो एक बार बस, जो राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक, फिर उसके बाद प्लानिंग है तो योजना, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी तो ज़्यादातर मुझे डेट भी नहीं मालूम है, तो इसका इतना ही मालूम है तो वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 135 नंबर, किस दस्तावेज में विद्यालय शिक्षा में परीक्षा प्रणाली को लचीला एवं मित्रवत बनाने की अनुशंसा की गई है, किसके द्वारा की गई है। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा, प्रोग्राम ऑफ एक्शन जैसे POA बोलते हैं 1992, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 136 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य, जैसे इसे बोलते हैं RCEM, ठीक है, RCM पद्धति के अंतर्गत सृजनात्मकता वर्ग में सम्मिलित नहीं है। ये बहुत अच्छे स्तर का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण या सत्यापित, तो इसका राइट आंसर होगा सत्यापित। देखो ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म देख लो, ये RCEM, ये आपकी कह सकते हैं R से बन जाएगा आपका, पहले फुल फॉर्म देख लो, रीजनल, और C से कॉलेज और एजुकेशन, और जैसे मैसूर बोलते हैं ना, तो मैसूर स्पेलिंग बनती है इसकी, तो मैसूर कर लेते हैं, ये कर्नाटक में
स्थित है, ठीक है, अपने भारत के कर्नाटक राज्य में। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य देखा जाए तो ना ऐसे हम बोलते हैं कि जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं ना, शैक्षिक उद्देश्य, तो ये शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने का कार्य करता है, ठीक है। और देखा जाए तो इसमें अच्छे अच्छे स्तर के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जब आपने बीएड की होगी, बीएड, ठीक है, तो वहाँ पर सेकंड ईयर में चलता था ये RCEM, ठीक है। तो ये वहीं से क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। अब आपका अगला क्वेश्चन है 137 नंबर के, प्रश्न पत्र के नील पत्र के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक है। तो ये रीट 2018 में भी पूछ लिया गया है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें पूछे थे, शायद मैंने ये क्वेश्चन करा भी रखा है कि उसमें ये पूछा था कि निम्न में से कौन सा जो नील पत्र से संबंधित नहीं है। तो उसमें प्रश्न पत्र था ऑप्शन, उसमें जैसे प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है, भारांक दिया जाता है, तो उसमें एक ऑप्शन था शिक्षक द्वारा निर्मित कोई उपकरण था, तो वही राइट आंसर माना था। यानी शिक्षक निर्मित कोई भी सामग्री उसमें उपयोग नहीं की जाती मैं कह रहा हूँ नील पत्र में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या था कि जो प्रश्न पत्र है वो प्रश्न पत्र के नील पत्र के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है ये बताना है। जैसे उद्देश्यों का भार, शिक्षण विधि को भार, या प्रश्नों के प्रकारों का भार, या विषय वस्तु को भार। तो देखो ये उद्देश्यों का बिल्कुल होता है जिस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, और प्रश्नों के बिल्कुल प्रकार होते हैं उसमें, जैसे वस्तुनिष्ठ और लघुतरातम, अति लघुतरा, कितने कितने नंबर के रखने वो सभी होता है। और विषय वस्तु का भार बिल्कुल होता है, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन लेने हैं। तो शिक्षण विधियों का भार नहीं होता है यहाँ पर, इसमें शिक्षण विधियों का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। और वैसे भी आप इसे कॉमन सेंस से लगा सकते थे कि उद्देश्य भी होते हैं, उसके अंदर प्रश्नों के प्रकार भी होते हैं, विषय वस्तुता जिसे वस्तुनिष्ठता भी बोलते हैं, तो वो भी उसके अंदर आ जाती है, जैसे वो कंटेंट बोलते हैं जो विषय वस्तु होते हैं, लेकिन शिक्षण विधियों का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया था? क्रो एंड क्रो ने, थॉर्नडाइक ने, BF स्किनर, या SS स्टीवन? तो इसका तो सिंपल ही है, BF स्किनर ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते। देखो ये भी आपका व्यवहारात्मक ही क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि CCE में, यानी जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बोलते हैं उसे, तो उसमें संवेगात्मक कौशल के अंतर्गत शामिल नहीं है वो बताना है। यानी जो संवेगों से संबंधित होते हैं तो उनसे संबंधित नहीं वो बताना है। डर में कमी, अधिगम में वृद्धि, परानुभूति में वृद्धि और क्रोध में कमी। देखो ये कहीं ना कहीं संवेग से संबंधित है पहला। तीसरा नंबर भी संवेग से ही संबंधित है। परानुभूति में वृद्धि का मतलब होता है एम्पैथी, यानी सहानुभूति। वो सहानुभूति दर्शाना भी एक कह सकते हैं संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित ही होता है। क्रोध में कमी, ये भी एक आपका संवेगात्मक संबंधित है। लेकिन अधिगम में वृद्धि ये आपकी एक स्वाभाविक क्रिया है, यानी अधिगम होगा तो वृद्धि होगी, अधिगम नहीं होगा तो नहीं होगी। तो यानी ये कि स्वाभाविक क्रिया है, कह सकते हैं कि जो संवेगात्मक कौशल से संबंधित नहीं है। तो बी नंबर या 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर है कि विद्यालय के प्रारंभिक 10 वर्षों में सभी छात्रों को विज्ञान और गणित को अनिवार्य रूप से सामान्य शिक्षा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, यह किसका सुझाव है? यानी कक्षा 10 तक कंपलसरी है कि आपको साइंस पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ये किसने कहा है? यानी ये आपके कोटारिया आयोग ने कहा है, यशपाल समिति ने कहा है, या ईश्वर भाई पटेल समिति ने कहा है, या मुदालियर आयोग ने कहा है? तो ध्यान रखना ये आपका कहा है कोटारी आयोग ने, ठीक है। किसने कहा है? कोटारी आयोग ने। अब अगर आपको मालूम हो कोटारी आयोग कब आया था? 1962-64 में मानते आए थे। नहीं सॉरी गलत लिख दिया है क्या? ये आया था 1964-66 में, ठीक है, ध्यान रखना। और 1964-66 में आया था, और इसको दूसरे नाम से और जानते हैं। अगर आपने सुन रखा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप याद रखना राष्ट्रीय शिक्षा आयोग इसे ही बोलते हैं, किसे? कोटारी आयोग को। ये भी ध्यान रखना है। इनका एक ये भी आता है, ये भी कि इन्होंने जो सामाजिक बदलाव को ध्यान में रखकर इन्होंने कठोर कह सकते कदम उठाए थे, यही एक मात्र था कोटारी आयोग, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये व्यवहारिक की क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगशाला सुरक्षा का उपकरण नहीं है ये बताना है। जैसे अग्नि शमन यंत्र, ये तो होता है। बालू मिट्टी से भरी बाल्टी, यानी मिट्टी जब भी आप जो भी अग्नि या आग होती है उस पर डालते हो तो वो बुझ जाती है। कंबल, ये भी बुझा देता है। लेकिन गत्ते का डिब्बा से यहाँ से कोई संपर्क नहीं प्रयोगशाला सुरक्षा के उपकरण में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 142 नंबर है कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कितने पक्षों में किया गया था? जैसे 2 में, 3 में, 4 में या 5 में? तो इसका किया गया था 3 पक्षों में। आपको मालूम होगा जैसे संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 नंबर कि क्रियात्मक पक्ष का उच्चतम व्यवहार क्या होगा?
यानी क्रियात्मक है, जिसे बोलते हैं साइकोमोटर। तो साइकोमोटर ये आपके 1969 में किसने दिया था? सिम्पसन ने, 1969। ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया, कोई बात नहीं। 1969 में किसने दिया था? ये सिम्पसन ने। और इसमें कितने स्टेप हुआ करते थे? वो स्टेप के अकॉर्डिंग आपको उच्चतम व्यवहार बताना है। ठीक है, यानी जो सबसे उच्च में रखा गया था। ठीक है, देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे उद्दीपन आपका इसी से संबंधित है। किससे? आपके क्रियात्मक में। नियंत्रण भी आपके क्रियात्मक से संबंधित है, समन्वय भी आपके क्रियात्मक से संबंधित है, आदत का निर्माण ये भी आपका क्रियात्मक से संबंधित है, यानी पक्ष से। आपको ये बताना है सबसे उच्चतम पर कौन था? तो वो आपका आदत निर्माण था, जिसे बोलते हैं हम ऐसे बोल सकते हैं नेचुरलाइजेशन, स्वाभाविकीकरण बोलते हैं जिसे। तो वो है ये। अगर मैं आपको एक याद करने की ये कहूँ कि इसे ऐसी तरीक़ा से याद रखो कि इम्पोर्टेंट को नको, ऐसे याद कर लो तो और बेस्ट रहेगा। यानी आई से बनेगा इमल्सन। ठीक है, मैं आपको बताऊं, और आपको जो एम से डिनोट करोगे तो मैनिपुलेशन। ठीक है, एक सीओ से बनेगा कंट्रोल। ठीक है, और दूसरे सीओ से बनेगा कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और लास्ट का एन बचता है, इससे नेचुरलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, मैंने इससे पहले भी भावात्मक की बताई थी, वो मैंने ट्रिक बताई थी, RRC वॉक, इस नाम से। ठीक है, तो ये आपकी भावात्मक से संबंधित है, ये आपके क्रियात्मक से संबंधित है। अगर आप नॉर्मली याद रख सकते हो वो सबसे बेस्ट ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 144 है, उसे देख लो। ये क्या कह रहा है? समाज में वैज्ञानिक सोच का विकास एवं अंधविश्वासों को दूर रखने का या दूर करने का विचार किसने दिया था? जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, कोटारी आयोग 1964, मुदालियर आयोग 1953 या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1949। तो हमने इस क्वेश्चन के अंधविश्वासों को दूर करना अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने कहा था। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 नंबर, विज्ञान की प्रकृति को किस अंतक्रिया से स्पष्ट किया जा सकता है? ठीक है, तो आप बताना विज्ञान की प्रकृति को किस अंतक्रिया के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है? जैसे ज्ञान, प्रक्रिया और समाज, या ज्ञान, पदार्थ, समाज, प्रक्रिया, अभिक्रिया, बोध, या प्रक्रिया, जागरूकता, विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर होगा ज्ञान, प्रक्रिया और समाज, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अंतक्रिया से संबंधित। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लिख रहा है फूस्ट का पैराडाइम, ये फूस्ट का पैराडाइम किस अंत संबंधों को इंगित करता है? तो इन्होंने दिया था, तो वो क्या दिया था? जैसे ये कह रहा है पहला ऑप्शन शैक्षिक उद्देश्य हो, फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, फिर उसके बाद लेखन प्रक्रिया हो। दूसरा ऑप्शन है शैक्षिक उद्देश्य हो, अधिगम अनुभव हो, मूल्यांकन प्रक्रिया हो। तो यही होता है, आपने त्रिकोणमिति ये देख रखा होगा, तो यहाँ पे तो आपके शैक्षिक उद्देश्य होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके अधिगम अनुभव होते हैं जो आपने सीखा है। ठीक है, और वो उसके बाद आपका किया जाता है मूल्यांकन प्रक्रिया, यहाँ पे जो व्यवहारगत परिवर्तन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आपकी ये कॉटन दे रखी है 147 नंबर क्वेश्चन पे, कि विज्ञान का पाठ्यचर्या में तभी औचित्य है जब वह युवाओं में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है, उनके चिंतन के तरीके में परिवर्तन और उनकी क्रियाओं की आदतों तथा वे अपने पास जो है एवं जो वे करते हैं उनका मूल्य निर्धारण करने में। यह कथन किसने दिया है? तो देखो ब्लूम एवं सिम्पसन ने, ब्लूम एवं कृतवाल ने, या थर्बर और कॉलेट ने, या थर्बर एवं कैंपबेल ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा थर्बर एवं कॉलेट ने कहा है। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोध के अंतर्गत नहीं आता है। तो बोध के अंतर्गत नहीं आएगा। जैसे आप जो पाठ्य योजना बनाते थे तो आपने देखा होगा व्यवहारगत परिवर्तन होते तो उनमें ज्ञान, अवबोध, कौशल, ये सभी चीज़ आते, अभिवृत्ति होती थी और एक अभिक्षमता होती थी। तो ऐसे ही कुछ था जो आपकी पाठ्य योजना में, तो उनसे संबंधित पूछा है कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके अंतर्गत नहीं आएगा। देखो अनुवाद करना आएगा, ठीक है, व्याख्या करना भी आएगा और उल्लेख करना भी आएगा। इसके अलावा हम और देखते हैं कि अंतर करना, वर्गीकरण करना, ठीक है, ये इन्हीं के संबंध में होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा रचना करना। ये रचना करना इसके अंतर्गत नहीं आएगा बोध के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट विधि से कौन सा नियम संबंधित नहीं है, ये बताना है। तो तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये आपके थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है, तो ये तो इससे संबंधित हो गया। ये आनुवांशिकता का नियम है, ये आपके ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। ठीक है, तो ये मटर के पौधे में प्रयोग किया, उनसे संबंधित है। तो यहाँ पर आनुवांशिकता से कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, तो इनका तो हम प्रयोग करते हैं जो प्रोजेक्ट मेथड है उसमें, लेकिन इस आनुवांशिकता का प्रयोग नहीं करते, इसलिए ये गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। अगला क्वेश्चन है जो 150 नंबर है कि विज्ञान विषय में विद्यार्थी के विशिष्ट
कमजोर क्षेत्र की पहचान की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? वो भी विशिष्ट कमजोर क्षेत्र को तो आप देखने से ही बन रहा होगा कि लिखित कार्य के द्वारा, मौखिक कार्य के द्वारा, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा या उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा। तो हम जानते हैं कि निदानात्मक जो परीक्षण होता है उसके द्वारा कमियों को ढूंढा जाता है। तो वही पूछा, विशिष्ट कमजोर क्षेत्र को पहचानने की किसके द्वारा किया जा सकता है? निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। तो इस प्रकार आपकी जो निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है? आपको जो स्टेप नहीं है वैज्ञानिक विधि का वो चूज करना है। जैसा परीक्षण जिसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, दूसरा है वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, तीसरा है जिज्ञासा जिसे क्यूरोसिटी बोलते हैं, और चौथा नंबर ऑप्शन है मापन जिसे मेजरमेंट बोलते हैं। तो इसमें से आपको चूज करना था जो वैज्ञानिक विधि का एक स्टेप नहीं है तो वो आपका जिज्ञासा नहीं होगी। ठीक है, तो जिज्ञासा आपकी कह सकते हैं वैज्ञानिक विधि के चरणों में नहीं आती है। बाकी जैसे परीक्षण करना होगा, वर्गीकरण होगा, मापन होगा, ये सभी चीजें आ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की जो अवधारणा के लिए सही नहीं है, यानी जो विज्ञान का कॉन्सेप्ट है उसके लिए सही नहीं है। पहला ऑप्शन है विज्ञान में सदैव सत्य की खोज की जाती है, बिल्कुल सही है। प्रेजेंट टाइम में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो सत्य के लिए ही चलती हैं, ठीक है, और उनकी खोज भी की जाती है, बाकी भी ये सही बात है। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन है विज्ञान व्यक्ति के व्यवहार और दृष्टिकोण में विशेष प्रकार का परिवर्तन लाता है, तो ये भी बात सही है। जब आपने पाठ्य जीवन में पढ़ाई होगी तो वहाँ पे आपने देखा होगा, वहाँ पे एक एटीट्यूड शब्द आता है और एक वहाँ पे एटीट्यूड आता है, वहाँ पे देखा होगा कि बच्चों में कह सकते हैं विज्ञान के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक जो भी दृष्टिकोण है वो विकसित हो सकेगा। तो आपने ऐसा कुछ स्टेटमेंट लिखा था तो आपको ध्यान होगा, तो ये उन्हीं से कोरिलेट की जाती है, यानी विज्ञान व्यक्ति के व्यवहार और दृष्टिकोण में विशेष प्रकार से परिवर्तन लाता है, ये बिल्कुल सही बात है। विज्ञान प्रक्रिया भी है तथा प्रक्रिया का परिणाम भी है, यानी जो लर्निंग चलती है यानी प्रोसेस में जो भी चीज चलती है वही उसका क्या हो जाता है, परिणाम हो जाता है आगे चल के, तो ये भी बात सही है। तो हम कह सकते हैं पर लास्ट ऑप्शन बचता है तो वही राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो पढ़ के देख लेते हैं क्या है। विज्ञान में अवधारणाएं स्थायी होती हैं, ठीक है, अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट स्थायी होते हैं और वे कभी बदलती नहीं है, तो ये ऐसा कुछ कहना गलत हो रहा है, यानी कॉन्सेप्ट है ये स्थायी होते हैं ये जरूरी नहीं है, वो तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, जिस सिचुएशन में होता है वो कॉन्सेप्ट वैसा ही बनेगा। ठीक है, और कभी नहीं बदलते, यानी जैसे जैसे समय के अनुसार परिस्थिति के अनुसार सब चीज़ बदलती हैं तो वो भी चीज़ें बदल जाती हैं। यानी अब ऐसे थोड़ी है कि कोई सिद्धांत दे दिया वो चलो ठीक है, जो भी दिया था जिस कह सकते हैं साइंटिस्ट ने, और ज़रूरत पड़ी हो सकता है उस साइंटिस्ट ने कोई गलती की तो उसमें कुछ चीज़ें संशोधित भी की जा सकती है, जोड़ी भी जा सकती हैं। तो यानी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जबकि ये कह रहा है कि वो कभी नहीं बदलती, तो ये चीज़ कहना गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। वैसे भी पढ़ते तो भी आप इसे वैसे भी लगा सकते थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्बर एवं कॉलेट के अनुसार विज्ञान शिक्षक को किस तरह का कार्य करना चाहिए, यानी कह सकते हैं कि शिक्षक का कार्य होना चाहिए किस मतलब वो भी साइंस के अकॉर्डिंग बात की जा रही है, विज्ञान शिक्षक को किस तरह का कार्य करना चाहिए, जैसे अनुवादक का, ठीक है, जैसे ट्रांसलेटर बोलते हैं, अनुदेशक का, जैसे इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, और आपका मध्यस्थ का मतलब होता है मीडिएटर, और प्रशिक्षक ट्रेनर। तो थर्बर एवं कॉलेट के अनुसार स्पेशल मध्यस्थता का काम करना चाहिए किसको, टीचर को, ठीक है, विज्ञान के अकॉर्डिंग। अगला देख लेते हैं जो आपका विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों पर तारा देवी सेमिनार किस वर्ष में आया था, ये आपका आया था 1956 में। कब आया था? 1956 में आया था, और ये आपका यूपी में आया था। ठीक है, और यूपी में आप जैसे हमारे यहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसी प्रकार उसको चैलेंज किया था यूपी के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को, उसकी कमियों को लेकर किया था, तो उन्हीं से संबंधित है ये तारा देवी सेमिनार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 भी बोल देते हैं के अनुसार पाठ्यचर्या निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांतों में से एक कौन सा है वो चूज करना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। द्वितीय भाषा सीखना, दृष्टिकोण को बदलना, उच्च शिक्षा के लिए प्रबल आधार का निर्माण करना, तो ये बाकी ऑप्शन नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर 5 सिद्धांत आपको पूछा जाए तो एक तो यही हो जाता है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, विद्यालय को दूसरा जो हो जाएगा विद्यालय के माहौल को, यानी जो आपका करिकुलम है या पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए। तीसरा हो जाता है आपका जो पढ़ाई है वो रटंत प्रणाली से मुक्त होनी चाहिए। फिर चौथा कौन सा हो जाएगा, आपकी परीक्षा को कच्चा कच्ची की गतिविधियों से जोड़ के और एक चहुमुखी विकास, और
शायद एक और बचता है, चहुमुखी विकास के अलावा आपका एक और रह जाता है कोई प्रजातांत्रिक ढांचे का निर्माण करना, इस प्रकार का है कोई स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये 5 मोस्टली यही होते हैं। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह कहा गया है कि क्या कहा गया है, तो पहला ऑप्शन है विज्ञान शिक्षा को शिक्षकों और विद्यार्थियों में सहन शक्ति विकसित करनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है विज्ञान शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह विद्यार्थियों की समस्या समाधान करने और निर्णय लेने योग्य बनाती है। तो यही स्टेटमेंट पॉजिटिव लग रहा है, सबसे दमदार। ठीक है, अगला देखते हैं, विज्ञान के विषय में प्रायोगिक कार्य पर अधिक बल देना। ठीक है, तो हमें बताना था जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी जो 1986, उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि विज्ञान शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि जो भी विद्यार्थी या स्टूडेंट है को समस्या समाधान करने प्लस उसके निर्णय लेने की योग्य बनाए। ठीक है, तो राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही होगा। अगला चलते हैं, आपका जो अगला क्वेश्चन जैसा कि दिखाई दे रहा है 137 नंबर क्वेश्चन ही है। हाँ, 137 नंबर, ये बिल्कुल देखो, ये कह रहा है कि ब्लूम द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को 2001 में किसने संशोधित किया था। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एक ही बार पूछा गया, उसके बाद पूछा ही नहीं गया, हो सकता है कोई वजह रही हो। ठीक है, तो पहला है यंग, एंडरसन, लेविस, एडगर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकृत किया था एंडरसन ने, और वो भी ब्लूम द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को, जैसे कि ब्लूम का उसका एक ज्ञानात्मक पक्ष था जिसे नॉलेज डोमेन बोलते हैं। तो इसमें 6 स्टेप थे, आपको मालूम होगा, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो इनमें से उन्होंने ऐसे 2 स्टेप चेंज किए थे, तो आपको कमेंट करके बताना है। और मैं ये भी बता दूं कि जो उच्चतम होते हैं वो चेंज किए थे, तो कौन से 2 स्टेप चेंज किए थे, ऊपर नीचे कर दिए थे, तो कमेंट करके देखते हैं कौन बताएगा। ठीक है, जो स्टेप थे 6, उनमें से 2 जो उच्चतम वाले हैं, उनमें से हो सकता है उच्चतम हो, कोई मध्यम का भी हो, उनमें से चेंजिंग किया है, तो आपको ये बताना कमेंट करके कौन सा किया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 भी बोल देते हैं के अंतर्गत कितने केंद्र समूह गठित किए गए थे, यानी फोकस समूह कितने बनाए गए थे, तो वो आपके 21 बनाए गए थे। ये फैक्चुअल है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपकी ये क्वेश्चन है कि ये शिक्षण प्रक्रम के 3 अवयव हैं, तो वो कौन कौन से हैं, जैसे विद्यार्थी, पुस्तक, परीक्षा। अगला ऑप्शन है पाठ्यचर्या, विद्यार्थी और शिक्षक। तीसरा ऑप्शन है स्कूल, शिक्षक और विद्यार्थी। चौथा ऑप्शन है शिक्षक, स्कूल और कक्षा, कक्ष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, यानी ऐसे कह सकते हैं कि ये आपका शैक्षिक उद्देश्य लेकर टीचर कर सकते हैं, शिक्षक, और यहाँ पे आपकी पाठ्यचर्या हो जाएगी यानी करिकुलम, और ये यहाँ पे हो जाएगा आपका गलत बनाती है, ऐसे नहीं, वो ब्लूम की टैक्सोनॉमी में वो आते हैं शैक्षिक उद्देश्य, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। ये ऐसे ही मान सकते हो आप, पाठ्यचर्या यानी आपके करिकुलम, विद्यार्थी और आपका शिक्षक, ये तीनों चीजें होती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परियोजना कार्य के कुछ चरण यहाँ दिए जा रहे हैं। ये परियोजना का मतलब प्रोजेक्ट मेथड से जो स्टेप दिए रहे हैं, तो इनको आपको क्रम में जमाना है, एक क्रम में, यानी ये मैंने क्वेश्चन 2 बार करा दिया है। ठीक है, आपको मैंने ये कम्युनिटी टैब में भी डाला है, तो आपने अगर वहां से नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना चाहिए। ये सब वही क्वेश्चन है, मोस्टली देखा जाए, पूछने का तरीका बदल रहा है हर बार, कोई एक चीज इधर से कम कर देनी है, उधर बढ़ा देनी है, कौन सा नहीं है, कौन सा है, कौन सा उपयुक्त में से सही नहीं, तो इस प्रकार के ही रह रहे हैं क्वेश्चन। प्रोजेक्ट मेथड से देखा जाए, मैंने अभी तक कराए, शायद प्रवर्तक वगैरह भी हो गए, उसके विचारक भी हो गया है, क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बन चुके हैं। ठीक है, और आपके कितने स्टेप हैं ये भी बन चुका है। थॉर्नडाइक के कौन से नियम पर आधारित है और सहकारिता पे आधारित है, तो ये भी क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, और ये स्टेप से ज़्यादा बन रहे हैं कि मतलब लास्ट का स्टेप क्या होता है, या 4 स्टेप देखे इनमें से नहीं है, ये भी क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो वो इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, और देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है, पहले आपको परिस्थिति उत्पन्न की जाएगी, तो इसमें कहीं पर भी देख लो प्रोवाइडिंग ऑफ सिचुएशन का शब्द का नाम नहीं है, यानी उपलब्ध कराने से संबंधित कोई भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो यानी पहला तो होगा नहीं इसमें से, यानी ये ऑप्शन तो है ही नहीं। जो 6 स्टेप हैं उनमें से पहला ऑप्शन होता है किसी समस्या की उत्पन्न करना, किसी समस्या की परिस्थिति को उत्पन्न करना, ऐसे भी बोल सकते हैं, तो वो ऑप्शन इसमें है ही नहीं, किसी में भी नहीं है, यानी इनमें देखोगे तो नहीं है। तो वो दूसरे स्टेप से स्टार्ट किया है ये, यानी दूसरा स्टेप क्या होता है, वो होता है आपकी
परियोजना का चुनाव करना यानी सिलेक्शन करना, तो ये हो जाएगा पहले नंबर पे। हम कह सकते हैं ये आता तो वैसे सेकंड नंबर पर, लेकिन यहाँ पे दे रखा है तो उसके अनुसार पहले नंबर पे। दूसरा हो जाएगा आपका फिर उसके बाद आता है रूपरेखा निर्माण करना, तो ये 2 नंबर पर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका कार्यान्वयन बोलते हैं इसे, कार्यान्वयन, यानी हम कह सकते हैं इसे इंग्लिश में इसकी अगर देखी जाए तो ये कहते हैं एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा 3 नंबर पे। 4 नंबर की बात करें तो वो हो जाएगा आपका मूल्यांकन। फिर 5 नंबर पे हो जाएगा वो हो जाएगा लेखा जोखा। तो ये क्रम किसमें है वो देख लीजिए। तो ये आपका 4 नंबर ऑप्शन को ध्यान से देख लो, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन को आप ध्यान से देख लो, यही क्रम है जो मैंने अभी बताया, ठीक है। तो राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि सकमैन का परीक्षा मॉडल है, जिसे सचमैन भी बोल देते हैं। तो इनका जो कह सकते हैं इंक्वायरी मॉडल ऑफ सचमैन बोलते हैं। तो ये आपका वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे बोल सकते हैं हम। इसी के जो सिद्धांत है इसको पूछा गया है कि वैज्ञानिक पूछताछ शिक्षा प्रतिमान किसने दिया। वैज्ञानिक पूछताछ शिक्षा प्रतिमान, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हाल ही में पूछा गया है। ये मतलब किसने दिया, तो वो ऑप्शन था सचमैन ने, ठीक है। अब ये देख लो कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो परीक्षा प्रतिमान मॉडल है वो या आपका इसे डिडक्टिव बोलते हैं, इसे इंडक्टिव बोलते हैं, इसे इंडक्टिव और डिडक्टिव बोलते हैं, उक्त में से कोई नहीं। तो ये बताना किसको फॉलो करता है, सचमैन का परीक्षा मॉडल है ये, ठीक है। तो ये आपका करता है कह सकते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव, यानी आगमनात्मक और निगमनात्मक को फॉलो करता है ये, ठीक है। तो ये होता है, यानी इसमें होता है कि जो भी स्टूडेंट होता है वो स्वयं की किसी जैसे समस्या कोई दे दी तो उसे उसके हल को स्वयं उसे नेचर के आधार पर खुद ही कर लेता है, यानी खुद ज्ञान का निर्माण कर लेता है और उसे सॉल्व कर लेता है। तो हम कह सकते हैं ये विज्ञान के लिए यूज की जाती है और इससे साइंस का जो भी उद्देश्य होते हैं वो प्रभावी हो जाते हैं, क्योंकि उसमें बच्चा खुद करके सीख जाता है। तो हम कह सकते हैं ये विज्ञान में उपयोग होती है और ये, ठीक है, किसने दी थी, सचमैन ने दी थी। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि विज्ञान को सीखना, विज्ञान को करना है और विज्ञान सीखने का कोई और तरीका नहीं है, यह कथन किसका है। यानी एस चंद्रशेखर का है, UR राव का है, DS कोठारी का है या जयंत नार्लिकर का है। तो ये आपका DS कोठारी का है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञान की पाठ सहगामी गतिविधि नहीं है। तो आपको नहीं बताना है, जिसमें आपकी को एक्टिविटी नहीं होती है तो वो बताना है, ठीक है। जैसे कि विज्ञान प्रयोगशाला, विज्ञान मेला, विज्ञान प्रदर्शनी और विज्ञान क्लब, ये तीनों चीजें हैं ना, इनमें आपकी को करिकुलम कह सकते हैं एक्टिविटी होती है साइंस के अकॉर्डिंग, लेकिन विज्ञान प्रयोगशाला में नहीं होते। इसमें प्रयोग होता है, बच्चा खुद करके सीखता है, इसमें भी सीखता है, लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं हो रही, ये विज्ञान से संबंधित बात हो रही है। विज्ञान की एक पाठ सहगामी गतिविधि में नहीं है वो बताना है, ठीक है। गतिविधि का मतलब ऐसे होता है कि कोई चीज़ निश्चित नहीं है, बुक के अलावा जो भी चीज़ है उससे पढ़ाया जाए आपको, यानी खेल के माध्यम से। और यहाँ पे तो आपको शिक्षा विज्ञान क्लब के द्वारा दी जा रही है, यहाँ पे विज्ञान मेला के द्वारा, विज्ञान प्रदर्शनी के द्वारा, इनका हर का अलग अलग महत्व होता है, ठीक है। इससे सहयोगात्मक पड़ता है या समवाय के सिद्धांत पर कार्य करते हैं ये सभी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोरिलेट करके आपको याद रखनी बस चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। तो इसमें जो हम देखेंगे कि पाठ सहगामी गतिविधि नहीं है तो वो आपकी प्रयोगशाला विधि हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रयोगशाला में कार्य करते समय ज्वलनशील तरल से भरे पात्र में गर्म करते समय उसमें आग लग जाती है तो आपका पहला काम क्या होगा। यानी यदि प्रयोगशाला में कार्य करते समय अगर ज्वलनशील तरल से भरे पात्र में आप भरे पात्र को गर्म करते हैं, उस समय आप आग लग जाती है तो आपका पहला काम क्या होगा। ये कह रहा है मदद के लिए चिल्लाएंगे, जलते हुए तरल पर पानी डालेंगे, या उस स्थान से भाग जाएंगे, या गैस बर्नर को बुझा देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा व्यवहारिक ये बर्नर को बुझा देंगे। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से निश्चित उत्तर प्रकार का प्रश्न है जिसका उत्तर निश्चित हो।
विद्युत रोधी क्या है, तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक चीज नहीं है विद्युत रोधी, जो धारा का विरोध करे हुआ विद्युत रोधी, तो आपके इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लगा सकते हो, ठीक है। यानी इसका निश्चित उत्तर नहीं है। पौधे की वृद्धि के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, यह कथन सही है या गलत है, ऐसे कहना सही रहेगा कि क्या यह कथन सही है। तो आप इसके दो ही ऑप्शन दे सकते हो, या तो हाँ या ना। यानी आपके पास एक ही आंसर है, ऑप्शन 2 है। तो आप कहोगे, ये कह सकते हो कि ये निश्चित है, यानी प्रकाश जरूरत पड़ती है। प्रकाश यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, उसके लिए आपको लाइट यानी प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है। आपने कहा हाँ होती है, तो आपका यही निश्चित उत्तर हुआ है, ठीक है। अभी और ऑप्शन देख लेते हैं। 3 नंबर ऑप्शन, कॉपर और आयन में अंतर क्या होते हैं। तो आप इसके कई अंतर बता सकते हैं, एक दो नहीं 3-4 और भी अधिक बता सकते हो। प्रबल अम्ल का एक उदाहरण बताइए। प्रबल अम्ल अगर आपने बोल दिया तो उसके प्रबल अम्ल में भी बहुत उदाहरण हो जाते हैं। यानी आपको क्रम अगर पूछे ना प्रबल अम्ल का, तो 3-4 तो प्रबल अम्ल में ही हो जाएंगे। सबसे ज्यादा अम्ल था इसमें, उससे कम, तो यानी एक नहीं है इसका आंसर, ठीक है। ये नहीं कह सकते निश्चित नहीं है, बात ये है, ठीक है। इसमें से जो राइट आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के, वो 2 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन, ठीक है, तुम आप कमेंट करके बता देना अगर आपको मालूम होता है, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि देख पा रहे हो, किस प्रकार के प्रश्न बालकों में समीक्षात्मक सोच को विकसित नहीं कर सकते। यानी आपको ये बताना है इसमें से कि ऐसा, इसमें से ऑप्शन चूज करो जो क्रिटिकल थिंकिंग को विकसित नहीं कर सकता, ठीक है, समझ रहे हो। यानी जो आपकी अपसारी है, सृजनात्मकता है, उसको विकसित नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, ऐसे उल्टा क्रम सोचो इसका, तो वो होगा आपका बंद प्रश्न, ठीक है। खुले प्रश्न ये आपके अपसारी या सृजनात्मक में भी जा सकते हैं, और खोजपूर्ण प्रश्न ये आपके ऑटोमेटिक सृजनात्मक में चले जाएंगे, और बेविसारी का मतलब भी होता है डाइवर्जेंट यानी अपसारी। तो ये तीनों तो ऑप्शंस आपके कह सकते हैं ये आपके क्रिटिकल से संबंधित है, जबकि बंद प्रश्न है वो क्रिटिकल से संबंधित नहीं है, ये कह सकते हैं ये अभिसारी है, कॉन्वर्जेंट बोलते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हर वर्ष होते हैं, ये उससे संबंधित होते हैं, परीक्षण से कह सकते हैं अच्छे एक परीक्षण की विशेषता क्या होती है उससे संबंधित होते हैं। निम्न में से कौन सा आदर्श मूल्यांकन का मानदंड नहीं है, ठीक है, मानदंड नहीं है। विश्वसनीयता होती है, विषयानुकूलता होती है, यानी जिसे वैलिडिटी बोलते हैं, संभाव्यता जिसे पोटेंशियलिटी बोलते हैं, तो ये नहीं होगी। वस्तुनिष्ठता होती है, यानी ऑब्जेक्टिविटी होती है, यानी 1, 2 और 4 ये ऑप्शन तो होते हैं, लेकिन होता क्या नहीं है, वो आपकी संभाव्यता नहीं होती, ठीक है। तो इस प्रकार आज तो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कि निम्न में से कौन सा उदाहरण है, ठीक है, जो नागरिक वैज्ञानिक साक्षरता का परिचय है, कि यह इंडिकेटर है कि वो वैज्ञानिक एक साक्षर है, ठीक है। तो एशिया में शिशु मृत्यु दर कम करना, ये आपका पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था आणविक शक्ति और उसका समाज में हित में उपयोग। तीसरा ऑप्शन था सूक्ष्मदर्शी यंत्र से वैज्ञानिक आश्चर्य को पहचानना। इसमें पहचानना ऐसे ना लिखी, ऐसे लिखा जाता है पहचानना, ठीक है। तो बाकी देखा जाए अगला ऑप्शन, ठीक है, अगला ऑप्शन है दूरदर्शी यंत्र की सहायता से प्रकृति के सौंदर्य जगत को पहचानना, ठीक है। तो इसे भी पहचानना ऐसे लिखेंगे। तो इसमें से अब आपको चूज करना है कि जो नागरिक वैज्ञानिक साक्षरता का परिचय है, यानी इंडिकेटर है, हाँ वो एक वैज्ञानिक साक्षरता है उसके अंदर। ये कह रहे हैं एशिया में शिशु मृत्यु कम करना, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। आणविक शक्ति और उसका समाज में हित में उपयोग करना, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रह रहा है, या है जो वाकई में ये बता रहा है कि ये वैज्ञानिक साक्षरता का एक परिचय है। यानी ये आणविक शक्ति आपकी विज्ञान से संबंधित हो गई, उसका समाज में हित क्या है या उपयोग क्या है वो बता रहा है, तो इसका मतलब वो एक वैज्ञानिक साक्षर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विषय इकाई योजना के लिए उपयुक्त है। जो आपकी इकाई योजना है वो किसने दी, आपकी एसी मॉरिसन ने दी। तो इसके लिए उपयुक्त क्या होने वाला है, शरीर के संस्थानों का अर्थ एवं अवधारणा। दूसरा ऑप्शन है रक्त परिवहन के संस्थान, और तीसरा ऑप्शन है मानव शरीर के विभिन्न संस्थान। चौथा ऑप्शन है रक्त तथा श्वसन संस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 नंबर, यानी मानव शरीर के विभिन्न संस्थान है वो आपकी इकाई योजना से संबंधित है या उपयुक्त, सबसे बेस्ट यही रहेगा ऑप्शन, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान के पाठ्यक्रम में वायु के संघटक, वायु का दबाव व वेग, और वायु एवं जीव तथा श्वसन संस्थान पाठ्यक्रम निर्माण के किस सिद्धांत को इंगित करेंगे।
तो हम कह सकते हैं, देखो इसमें से मोस्टली देखा जाए तो सभी ऑप्शन सही है, आप गलत नहीं ठहरा सकते। जैसे आपस में सहसंबंध का सिद्धांत बैठ सकता है इसमें, उपयोगिता आपस में किसकी उपयोगिता अधिक कम है तो वो भी बैठ सकता है, लचीलेपन का सिद्धांत और समाकलन का सिद्धांत। यानी समाकलन का यहाँ पे ये मतलब नहीं समाकलन करना वो मैथ में चलता है, यहाँ पे कह सकते हैं समाकलन का मतलब होता है एक तरह से आप ऐसे करो, आपने अगर जीन प्याजे का सिद्धांत पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा, एक तो होता है एकोमोडेशन और एक होता है एसिमिलेशन। तो समाकलन का हम यहाँ पे अर्थ निकाल सकते हैं एसिमिलेशन से, इंग्लिश नहीं दे रखी है नहीं, अदरवाइज हम पता कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हम कहेंगे ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। तो सभी हैं, तो कह सकते हैं इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बनाया कि उपयुक्त सभी वगैरह, तो आप खुद से समझ सकते हैं, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्रामक रोगों से बचाव, संतुलित भोजन एवं अशुद्ध जल को शुद्ध करने की विधियां से संबंधित विषय वस्तु को शामिल करना पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाला तत्व का संकेतक है। यानी ये चीज़ें आप सम्मिलित कर रहे हो तो बताओ पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाला तत्व या इंडिकेटर या संकेत क्या है। तो वातावरण केंद्रितता, दैनिक जीवन की आवश्यकता, बालकों की रुचि एवं मानसिक स्तर, क्रियाशीलता और मनोरंजन। तो हम जानते हैं इसका राइट आंसर होगा दैनिक जीवन की आवश्यकता, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है ध्यान देना, सूची बनाना, व्यवस्थित करना, जांच करना आदि व्यवहार प्रक्रिया हैं। ये किससे संबंधित है? यानी ज्ञानात्मक पक्ष से है, भावात्मक पक्ष से है, क्रियात्मक पक्ष से है या ज्ञानात्मक भावात्मक पक्ष से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भावात्मक और ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष से है। जैसे व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके भावात्मक से संबंधित है, ठीक है। जांच करना ये आपके ज्ञानात्मक से संबंधित है। सूची भी ध्यान देना और सूची बनाना, देखो सूची बनाना आपका हो जाएगा भावात्मक से संबंधित और जो ध्यान देना हो जाएगा वो आपका ज्ञानात्मक से संबंधित। तो हम कह सकते हैं ये आपका ज्ञानात्मक और भावात्मक से संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन देख, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्वेरियम, जैसे बोलते हैं एक्वेरियम विकसित करने के लिए आप किस विधि का उपयोग करोगे। एक्वेरियम का मतलब पहले आप समझ लीजिए, ये आपने देखा होगा, इसका देखो देखा जाए तो इसका अर्थ देखा जाए तो हिंदी में होता है कृत्रिम जलाशय। यानी आपने देखा होगा अपने घर वगैरह में बहुत सी जगह देखा होगा कि जो फिश होती है यानी जो मछली होती है तो उसको कहने के लिए उसे जीवित रखने के लिए आप कांच का हौज लाते हैं, ठीक है। जो कांच का हौज होता है तो उसमें आप उसे यानी उसमें उसी में जीवित रह सकती है तो उसी में रख देते हैं या उसमें डाल देते हैं तो वो उसी में रहती है, उसी में आप जो भी भोजन का डालते रहते हैं। तो एक तरह से वो कृत्रिम क्या है, कृत्रिम जलाशय है। यानी कांच का हौज है वो एक कृत्रिम जलाशय, उसे ही बोलते हैं एक्वेरियम। यानी ऐसे कह सकते हैं जो लिविंग जीव जंतु होते हैं उनके लिए जो कृत्रिम कोई चीज़ ऐसी उपकरण बनाया जाए जिसमें वो जीवित रह सके तो उसे ही बोलते हैं एक्वेरियम, ठीक है। तो ये अब बताना है कि ये किस विधि के अंतर्गत आएगा या किस विधि का उपयोग किया जाएगा। खोज विधि ये आपके मानसिक स्तर से संबंधित होती है तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। समस्या समाधान ये भी आपके मानसिक चीज़ से संबंधित हो जाती है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अभिक्रमित अन्वेषण से भी कोई लेना देना नहीं है। तो ये प्रोजेक्ट मेथड होती है ना, उससे संबंधित है। यानी ये मान लीजिए यही टॉपिक किसी बच्चे ने चूज कर लिया कि एक्वेरियम कैसे हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, तो इस पर प्रोजेक्ट लेके तो वो कह सकते हैं जो प्रोजेक्ट मेथड होती है वो औपचारिक प्लस अनौपचारिक दोनों विधियों का सम्मिश्रण माना जाता है। ये समवाय के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट मेथड है उसके अंतर्गत इन चीज़ों का उपयोग किया जा सकता है, किनका, एक्वेरियम विकसित करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसा कि आप देख पा रहे हो, जैसा कि कौन सी शिक्षण विधि का प्राथमिक उद्देश्य सीखने की विधि का प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग इन मेथड है, न कि ज्ञान अर्जन करना। तो देखा जाए इन सभी विधियों को देख लीजिए, इनमें सभी में ज्ञान का निर्माण होता है, इन ज्ञान की संरचना होती है। तो हम कह सकते हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे कोई व्याख्यान विधि या कोई और विधि रखता तो हम कह देते वो हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे सभी ऑप्शन ये कह सकते हैं ट्रेनिंग इन मेथड के अंतर्गत आएंगे और सभी में ज्ञान का सृजन होगा, ये ज्ञान का निर्माण होगा। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है सही, ठीक है। कह सकते हैं इनमें सभी में ज्ञान की संरचना का निर्माण होगा। तो इनमें से तो कोई ऑप्शन नहीं है, कोई और अदर ऑप्शन होता तो हम चूज कर लेते, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के अध्ययन के लिए भ्रमण के लिए विद्यार्थी को लेकर जाएंगे। आप कहाँ पर ले जाएंगे, परमाणु संयंत्र प्लांट पर, प्लेनेटोरियम में, या पेयजल प्लांट पर, या सिनेमा हॉल में। तो हम बता सकते हैं कि इसमें हम ले जाएंगे, तो हमें इसमें से जो करेक्ट आंसर लगा सकते हैं वो होगा आपका प्लेनेटोरियम। जो प्लेनेटोरियम होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम तारामंडल कह देते हैं, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, इसे तारामंडल के अलावा हम कह सकते हैं
तारामंडल, ताराघर, ठीक है। और ये आपके खगोलीय से संबंधित होता है, ठीक है। जो अंतरिक्ष संबंधी खगोलीय से संबंधित होता है। और इसमें होगा क्या, जब आप बच्चों को भ्रमण के लिए ले जा रहे हो तो यहाँ पर मनोरंजन कार्यक्रम कर सकते हो आप, ठीक है। तो आप भ्रमण के लिए ले जा रहे हो तो यहाँ पर मनोरंजन कार्यक्रम कर सकते हो, जो आपकी जो भी बच्चा है वो खेल के माध्यम से या मनोरंजन के माध्यम ज्ञानवर्धक जो भी चीज़ें वो सीख सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई नहीं होगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकाई परक का निर्माण करते समय किस उद्देश्य को अंक बाहर नहीं दिया जा सकता, किसको नहीं दिया जा सकता। जैसे अवबोध, आपकी अंडरस्टैंडिंग को दिया जा सकता है, ज्ञान उपयोग को दिया जा सकता है, कौशल को भी दिया जा सकता है। लेकिन आपके जो नज़रिया है, हाव भाव नज़रिया जिसे एटीट्यूड बोलते हैं, उसको आप अंक का बार नहीं देंगे इकाई परक के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे इकाई परक का निर्माण करते समय आप अपने जो नज़रिया है वो या जो आपका उसे शिष्टाचार बोल लो या एटीट्यूड बोल लो, तो उसे आप बार नहीं दोगे, ठीक है, इकाई के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है निबंधात्मक परीक्षा के बारे में सत्य नहीं है। आपको बताना है जो निबंधात्मक परीक्षा होती है उसके बारे में जो सत्य नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर, हम चलते हैं पहले पे। विद्यार्थियों को पाठ्य वस्तु के तत्वों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना पड़ता है। यह वैध नहीं होती है। यह ज्ञानात्मक पक्ष के मापन के लिए अधिक उपयोगी होती है। यह कम विश्वसनीय होती है। तो नहीं है बताना है, ठीक है। देखो ये कम विश्वसनीय होती है, ये बात सही है। ज्ञानात्मक पक्ष के मापन के लिए अधिक उपयोगी है, ये भी कहीं ना कहीं सही हो सकता है। ये वैध नहीं होती है, बिल्कुल सही है। और पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को पाठ्य वस्तु के तत्वों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना पड़ता है। तो ये कहना गलत है। सूक्ष्म तो आपको उसमें करना पड़ेगा वस्तुनिष्ठ ना, यानी ऑब्जेक्टिविटी में। तो हम कह सकते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिर पहला नंबर हो जाएगा, यानी 140 का राइट आंसर पहला हो जाएगा। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ना चाहिए, यह कथन का संबंध है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो 2005 है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NCF 2005, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाठ्य योजना तैयार करते समय किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको बताना है, यानी पाठ्य योजना आप तैयार कर रहे हो, करते समय किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। विद्यालय का शैक्षिक वातावरण बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा इसका। तो छात्रों की औसत आयु का भी प्रभाव पड़ता है। शिक्षकों की औसत आयु का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्यों शिक्षक से कोई लेना देना नहीं, क्यों खुद से पाठ्य योजना तैयार कर रहे हो तो आप, तो शिक्षक की औसत आयु से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। छात्रों की मानसिक आयु से प्रभाव पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा है या विज्ञान प्रयोगशाला का उद्देश्य नहीं है, ये बताना है। यानी निम्न में से विज्ञान प्रयोगशाला का उद्देश्य नहीं है वो बताना है। छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, तो बिल्कुल है। वैज्ञानिक सिद्धांतों को सिद्ध करना, ये भी बात सही है। छात्रों के खाली समय का उपयोग करना, इस ऑप्शन को छोड़ के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मापन कौशल विकसित करना, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें से जो प्रयोगशाला का उद्देश्य नहीं है विज्ञान के अकॉर्डिंग, तो वो होगा कि खाली समय जो छात्रों का खाली समय है उसका उपयोग करना ये उचित नहीं है। क्योंकि खाली समय उपयोग करोगे तो आप जो भी केमिकल है उल्टा सीधा मिला दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए कह सकते हैं कि इसमें नहीं होगा। मैथ अगर जो अदर सब्जेक्ट होते हैं उनमें कर सकते हैं, लेकिन मैथ में साइंस में नहीं कर सकते इसे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान शिक्षण में सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ठीक है, के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये बताना है, ठीक है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन जिसे CCE बोल देते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी बोलते थे CCE। तो देखते हैं पहला ऑप्शन यह रचनात्मक मूल्यांकन है, यह संकलनात्मक मूल्यांकन है, ठीक है, और यह वर्ष में एक ही बार होता है और यह वर्ष पर्यंत चलता रहता है। देखो रचनात्मक तो फॉर्मेटिव बोलते हैं, ठीक है, और आपका संकलनात्मक को बोलते हैं सुमेलेटिव। तो ये तो दोनों होते हैं। वर्ष पर्यंत चलता है, यानी वर्ष पर्यंत का मतलब होता है वर्ष भर चलता रहता है, ठीक है। तो वर्ष में एक ही बार होता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ये वर्ष में एक बार नहीं होता है। जब आपको नीचे का ऑप्शन कह रहा है कि वर्ष पर्यंत चलता है, यानी वर्ष पूरे वर्ष चलता रहता है, तो फिर ये ऑप्शन नहीं होगा। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यही पूछा था, गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि
निम्न में से मूल्यांकन का गुणात्मक तकनीक नहीं है, आपको ये बताना है। देखो साक्षात्कार आपकी गुणात्मक में आएगी, रेटिंग स्केल भी आपकी गुणात्मक में आएगी, अभिवृत्ति का मापन ये भी आपकी कह सकते हैं गुणात्मक में आएगी, लेकिन उपलब्धि परीक्षण ये आपके गुणात्मक में नहीं आएगी। ये आपकी ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होती है, ज्ञान का जो वो किया जाता है, यानी ये ज्ञान का परीक्षण किया जाता है, ये मान के चलो, ठीक है। यानी ज्ञान से संबंधित या ज्ञानात्मक पक्ष का परीक्षण किया जाता है उपलब्धि परीक्षण के आधार पर, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WH किलपैट्रिक ने विज्ञान की कौन सी विधि दी थी? तो ये आपकी प्रयोगशाला विधि दी, या ह्यूरिस्टिक विधि थी, या प्रयोजना विधि दी, या प्रयोग प्रदर्शन दी थी? तो आपकी ये दी थी प्रायोजना, जिसे बोलते हैं प्रोजेक्ट मेथड। तो आपका C नंबर या 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से किस विधि का सोपान नहीं है, या हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि निम्न में से कौन सा सोपान प्रायोजना विधि का है, प्रायोजना विधि का है, ठीक है। तो अब बताओ आप इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, यानी आपको ये बताना है कि प्रायोजना विधि का कौन सा इसमें से कह सकते हैं स्टेप्स है, जो 6 स्टेप है उनमें से कौन सा स्टेप इनमें है? समस्या के प्रति चेतना करना, और संबंधित आंकड़ों का एकत्र करना, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, घोषणाएं करना। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा B नंबर ऑप्शन, या 2 कह सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा संबंधित आंकड़ों को एकत्र करना, या लेखा जोखा लास्ट का ऑप्शन रहता है, 6 नंबर स्टेप है ये, ठीक है। तो ये प्रायोजना विधि का संबंधित है। और जैसे परिकल्पनाओं का हाइपोथेसिस का, ये आपकी समस्या समाधान विधि होती है, उसमें संबंधित होती है, ठीक है। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। अगर ऐसे क्वेश्चन आए ये वाला, तो ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था, ठीक है। तो मैं ये कहने वाला था कि मैंने ये क्वेश्चन यहाँ से कट करके प्रायोजना विधि का एक स्टेप है ऐसे करके बना दिया है, तो इसका राइट आंसर 2 रख लिया था हमने। अगर ऐसे कर देंगे तो इसका कोई आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है, डिलीट करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से विज्ञान शिक्षक का गुण नहीं है, यानी आपको जो विज्ञान का टीचर है तो उसका ही गुण नहीं है। देखो क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, उन्होंने तो नहीं पूछा है तो नहीं बताना है। कि प्रभावी व्यक्तित्व होता है, विषय का पूर्ण ज्ञान भी होता है, मेधावी छात्रों का पक्ष लेना, और शिक्षण कौशल का ज्ञान होना। यानी जो मेधावी छात्र है या प्रतिभाशाली छात्र है उनका पक्ष लेना, ये एक कह सकते हैं विज्ञान शिक्षक का गुण नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों में चिंता एवं तनाव कम करने के लिए कौन सी मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई जा रही है? जैसे सतत एवं समग्र मूल्यांकन, वार्षिक परीक्षा प्रणाली मूल्यांकन, ऑनलाइन मूल्यांकन, या गृह आधारित मूल्यांकन। तो हम कह सकते हैं CC सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। छात्रों में चिंता एवं तनाव को कम करने के लिए कह सकते हैं ये मूल्यांकन उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो समथिंग हमने रहे हो। जो आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक के लिए मनोवैज्ञानिक की उपयोगिता जिस क्षेत्र में है वह है, आपको चूज करना है। जैसे शिक्षक के लिए मनोवैज्ञानिक की उपयोगिता जिस क्षेत्र में वह है, जैसे उचित शिक्षण विधियों के प्रयोग में, बालकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में, कक्षा की समस्याओं के समाधान में, उपयुक्त सभी। यानी ये सभी चीजें सही हैं, यानी जो मनोवैज्ञानिक उपयोगिता होती है क्षेत्र में, तो उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावशाली अधिगम का आयाम होता है, यानी संकेत अधिगम होगा, उत्तेजना अनुक्रिया अधिगम होगा, या श्रृंखला अधिगम होगा, या उपयुक्त सभी होगा। तो ये सभी हो जाएंगे, यानी संकेत अधिगम, उत्तेजना अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, और आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये जैन और ब्रूनर के सिद्धांत में आती हैं ये सभी चीजें, ठीक है। ये तीनों के तीनों चीजें उन्होंने 8 प्रकार बताए थे सीखने के सोपान, ठीक है। तो उनमें ये आते हैं सभी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला तत्व कौन सा है? इनमें से चूज करना है आपको कौन सा हो सकता है। पारिवारिक संघर्ष होता है, और विकास की उत्तम दशाएं, तो ये तो पॉजिटिव बात है। शिक्षक का सहानुभूति व्यवहार, ये भी पॉजिटिव बात है। जनतांत्रिक अनुशासन, ये डेमोक्रेटिक बोलते हैं, तो ये भी आपका पॉजिटिव है। लेकिन जो पारिवारिक होता है संघर्ष, ये आपका एक मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला एक तत्व है, ठीक है। तो राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यापकों और विद्यालयों के द्वारा किशोरों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जैसे क्या नहीं किया जाना चाहिए कि उचित व्यवहार, तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट है, तो ये तो करना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, तो ये भी आपका किशोरावस्था में दे देनी चाहिए, ये भी व्यावसायिक शिक्षा। उचित यौन शिक्षा प्रदान, तो ये तो आपकी 10th क्लास में दे देनी चाहिए। किशोर मनोवैज्ञानिक की अवहेलना, यानी अवहेलना करोगे तो वो क्या हो जाएगा,
यानी कह सकते हैं वो टेंशन में आ जाएगा या कह सकते हैं दबाव महसूस करेगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। मनोवैज्ञानिक अवहेलना करोगे किशोरों के साथ, तो ठीक है, तो कह सकते हैं 4 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा समूह अधिगम का तरीका नहीं है, आपको चूज करना है इसमें से कौन सा एक समूह अधिगम का तरीका नहीं है, कौन सा एक समूह का तरीका नहीं है या समूह अधिगम का एक कह सकते हैं इसमें से पॉइंट नहीं है, वो चूज करना है। प्रायोजना विधि है जिसे प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं, ये सामूहिक कह सकते हैं समूह अधिगम होता है। इसमें परिचर्चा में भी आपका समूह कह सकते हैं अधिगम होगा, विचार समिति में भी आपका समूह अधिगम होगा, लेकिन 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 आपका जो 4 नंबर ऑप्शन है जो दे रखा है अविक्रमित अधिगम, ये ऑप्शन नहीं होगा। अविक्रमित अधिगम में आपका समूह अधिगम का तरीका नहीं होता, ये व्यक्तित्व मतलब व्यक्तिगत होता है, मतलब प्रत्येक बालक अपनी स्वयं की गति से सीखता है और स्वयं ही पुनर्बल मिलता है, यानी जो भी क्रिया करता है उसके अनुसार और वो आगे बढ़ जाता है। तो यानी ये आपका सामूहिक नहीं होगा, यानी कह सकते हैं समूह अधिगम नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कि निम्न में से अनुदेशन सामग्री नहीं है, ठीक है। तो आपको जो अनुदेशन सामग्री नहीं है वो चूज करनी है, जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऑडियो कैसेट्स, मुद्रित सामग्री या ट्रांसपेरेंसी। तो अनुदेशन सामग्री ये तो तीनों अनुदेशन सामग्री है, लेकिन आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर है वो एक आपका अनुदेशन सामग्री नहीं है, तो इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है, जैसे ऑनलाइन सीखना, वेब बेस्ड सीखना या एडुसेट के माध्यम से सीखना, जो शिक्षा क्षेत्र में चलती है एडुसेट, और उपयुक्त सभी। तो हम कह सकते हैं कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी सभी के द्वारा सीख सकते हैं, यानी सूचना एवं प्रौद्योगिकी में ये सभी चीजें सम्मिलित होती हैं, तो इनसे हम सीख सकते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार हैं, तो आपको बताना है अभिक्रमित अनुदेशन के कितने प्रकार होते हैं। तो मोस्टली अगर देखा जाए तो जो क्वेश्चन में दे रखे हैं तो वो देख लेते हैं। ये कह रहा है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक है, ये आपके स्किनर ने दिया था। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन ये क्राउडर ने दिया था, ये भी आता है। मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन ये लॉरेंस स्टुलेवेट ने दिया था, तो ये कह सकते हैं कि ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सहायक शिक्षण सामग्री नहीं है या टीचिंग एड्स नहीं है, इनमें से बताना है। पवन मिल का कार्यक्रमी प्रतिमान, तो प्रतिमान है। टेप रिकॉर्डर ये आपका रेडियो संबंधित हो जाएगा, सॉरी टेप रिकॉर्डर जो आपका टेप रिकॉर्डर होता है, ठीक है, जिसमें रिकॉर्ड की जाती है आवाज। 16 एम फिल्म प्रोजेक्टर या प्रयुक्त सभी। तो हम कह सकते हैं ये सभी चीजें हैं वो एक शिक्षण सहायक सामग्री या टीचिंग एड्स है, तो हम कह सकते हैं उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। आपको बताना है जो क्वेश्चन नंबर 140 है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी केवल तर्क शक्ति का विकास करना, केवल चिंतन का विकास करना, एक और दोनों, या सूचना प्रदान करना। तो ये अच्छा स्तर का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन, यानी तर्क भी देता है और चिंतन भी होता है साथ ही साथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो। आपसे अगला पूछा है कि ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्वर क्या होगा, यानी आपका जो उच्चतम बिंदु क्या होगा ज्ञानात्मक पक्ष का। जो ब्लूम ने टैक्सोनॉमी दी थी, तो ब्लूम ने ही इस जो ज्ञानात्मक पक्ष है या ज्ञानात्मक डोमेन बोलते हैं, तो इसका खुद ही वर्णन किया था। तो इनमें 6 स्टेप थे, जो लास्ट वाला स्टेप होता है वो उच्चतम होता है, तो वो आपका मूल्यांकन था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 4 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये व्यवहारिक क्वेश्चन है कि सामाजिक अधिगम आरंभ होता है कहाँ से होता है, अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से या श्रव्य दृश्य सामग्री से। तो हम कह सकते हैं ये आपका संपर्क से शुरू होगा, क्या आपका सामाजिक अधिगम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाटा का उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे विद्यार्थियों के नाम, रोल नंबर, अकाउंट नंबर, उपयुक्त सभी। तो डाटा का मतलब यही होता है, ये उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाए। ये आपका अगला क्वेश्चन है कि मानसिक विकास के पक्ष हैं, जैसे कि निरीक्षण करना, चिंतन करना, ध्यान करना या उपयुक्त सभी। तो हम कह सकते हैं ये सभी उपयुक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण सिद्धांत में निहित होते हैं, यानी जो शिक्षण सिद्धांत होते हैं उनमें क्या निहित होता है, शिक्षक का व्यवहार, छात्र का व्यवहार, शिक्षण का प्रभाव, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से समस्या बालक नहीं है,
यानी ये कह सकते हैं हम जो जिनकी समस्या नहीं है बालक की वो चूज करनी है। चोरी करना एक समस्या है, झूठ बोलना ये भी एक समस्या है, माता पिता का कहना न मानना ये भी आपकी कह सकते हैं एक समस्या है बालक के लिए। जो कि मंद बुद्धि होना ये आपकी समस्या नहीं है, सॉरी बालक की समस्या नहीं है जो जैसा हम सोचते हैं। ये मंद बुद्धि वो हो सकता है जन्मजात भी हो, और ठीक है, तो उसकी बुद्धि का विकास नहीं हो पा रहा है, तो हम कह सकते हैं ये बालक की समस्या नहीं है। तो समस्या ये 3 चीजें थी, जो समस्या नहीं है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है।